हफ्ते के आखिरी दिन बचा है, आखिरी 1.5 घंटा बाजार मजबूती के साथ करते हुए कारोबार ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली लेकिन निचले स्तरों पर आता दिख रहा है। सपोर्ट क्लोजिंग कहां होगी, क्या करें, अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर अगले 1.5 घंटे। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी ओपनिंग टिक के बाद, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बाजार भी फिर से रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं और एचडीएफसी के भी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? रुझान तेजी की तरफ बरकरार है। अब तक भारतीय बाजारों का मजबूत खुलने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है और वो आती दिखी भी, और जिसकी बात हम सुबह कर भी रहे थे कि आज प्रॉफिट बुकिंग आपको मिलेगी भी। निचले स्तरों का इंतजार करें खरीदारी करने का, और वो है वो लेवल वापस आपको सपोर्ट के तौर पर आते दिख रहे हैं। लेकिन 75 अंक 100 अंक अब भी मजबूत है। निफ्टी 14,800 के ऊपर अच्छा तेजी का रुझान है। बैंक निफ्टी 33,000 के बेहद करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेटल इंडेक्स आज फिर से स्टार परफॉर्मर, 3-4% की तेजी यहाँ, और टाटा स्टील 7% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर बनता हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट इंफ्रा में जबरदस्त खरीदारी है। सरकारी बैंकों पर दबाव है। इंडेक्स आधा % नीचे है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट, कहीं कोई खास रुझान वहां पर नजर नहीं आ रहा आपको। लेकिन यूरोप में आधा % की मजबूती इस वक्त आपको दिखेगी। तो यह है इस वक्त का आपके लिए बाजार का रुझान। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ग्लोबल मार्केट से तो पूरा समर्थन मिल ही रहा है और इस पूरे हफ्ते हमें मिलते हुए दिखा है। पर बाजार में भी थोड़ी रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है सर। जो मॉर्निंग की लीडरशिप थी अभी वो आती हुई नहीं दिख रही है। बट किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट करें सर आने वाले 1.5 घंटे के लिए? आपको क्या दिख रहा है? दी वीकेंड सेशन है, इसी वजह से ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। हम सुबह से यही बात कर रहे थे कि बाकी और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपको डरना है, घबराना है, सावधान होना है। सिर्फ वीकेंड सेशन है और जनरली आप उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों के बाद जब सोमवार को लौटेंगे तो कहीं कोई लॉकडाउन से रिलेटेड, कोई प्रतिबंध और लगने से रिलेटेड, या कोरोना के आंकड़ों के बढ़ने का डर जो है कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड तो है ही है ना। ऐसा थोड़ी कि हम बाजार की तेजी है तो मतलब कोरोना का कहर भूल रहे हैं, वो दिमाग में कहीं न कहीं रहता है और वो आपको थोड़ा सा अनाप शनाप तेजी करने से रोकता है। और स्पेशली जब आप ट्रेडिंग रेंज के एकदम हाई रेंज पे हो, 14,900 के आसपास, जो कि प्रॉफिट बुकिंग जोन है ही। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे, देखिए 14,875, 14,900 एकदम परफेक्ट सेल जोन है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और 14,864-63 का हाई बनाया है। निफ्टी एकदम वहीं पर रुका है। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 33,175, 33,300 की जो रेंज थी 33,260 के आसपास टॉप बनाकर थोड़ा नीचे आया। तो एकदम परफेक्ट मार्केट है, कहीं कोई चिंता नहीं। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए। 14,400 से 14,900 5 दिनों में हर दिन 100 पॉइंट की रफ्तार से निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो यह हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। अच्छी बात दीप ये भी है, 14,775, 14,825 जो हमारा सपोर्ट जोन है, अभी तक निफ्टी उसी सपोर्ट जोन में ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो कहीं कोई चिंता की खास बात है नहीं। डेटा में थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा भी। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखें तो 33,000 के आसपास रुकावट का लेवल है। इसको पार करके अगर आज बंद होते हैं तो बैंक निफ्टी अगले हफ्ते के लिए लीडरशिप ले लेगा। और अदरवाइज सपोर्ट के लिहाज से देखेंगे तो 32,700, 32,800 की रेंज में पहला सपोर्ट है, वो टूटेगा नहीं। गलती से टूट गया तो 32,450, 32,650 अगला सपोर्ट लेवल। तो बहुत मल्टीपल सपोर्ट है बाजार को। तो पहली चीज तो ये कि वीकेंड सेशन होने के बावजूद मैं बहुत कमजोरी की आशंका लगाकर नहीं बैठा हूं। हल्का फुल्का करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट अगले 1.5 घंटे रहने की उम्मीद है। और इस रेंज बाउंड मार्केट में आपको फोकस कैश स्टॉक्स पर करना है। यहां पर तेजी बरकरार रहेगी दीप, और वहीं पर आप अब भी और आगे मौके देखिए। बिल्कुल, कैश स्टॉक्स पर तो फोकस बना ही हुआ है और वहां पर दमदार एक्शन है। और मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट में भी बढ़िया तेजी के रुझान है। चलिए सर से उनकी स्ट्रैटेजी लेंगे, हमारे एक्सपर्ट से भी उनकी स्टॉक पिक्स जानेंगे। उससे पहले आने वाले दिनों के लिए अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज आप बचे हुए नतीजों से शुरुआत करते हैं। निफ्टी स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स पर नजर है। वायदा बाजार में नवीन फ्लोरीन, डाबर और चोला इन्वेस्ट के नतीजों का इंतजार है। गति पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे, वहीं इंटरग्लोब एविएशन भी क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। केडीडीएल 25 करोड़ का बायबैक आज क्लोजिंग से बंद हो जाएगा। दाम 230 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। कल नतीजों के लिहाज से बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वायदा बाजार में दोनों कंपनियों के नंबर्स होंगे। टाटा
टाटा मोटर्स पर नजर रखिएगा। कल से पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में औसत 1.8% की बढ़त होने वाली है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी यूरोपियन काउंसिल की बैठक में कल शामिल होने वाले हैं। अनुमानित समय 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद का लगाया जा रहा है। सोमवार यानी 10 मई के दिन कुछ कैश स्पेस की कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर फोकस होगा। पार्टली पेड शेयरों में ट्रेडिंग 10 मई यानी कि सोमवार के दिन से बंद हो जाएगी। 11 मई इसकी एक्स डेट होगी। पार्टली पेड शेयरों की पहली किश्त के लिए 12 मई रिकॉर्ड डेट तय की गई है और इसके मायने सीधे ये हैं कि अगर रिकॉर्ड डेट पे आपके पास शेयर हैं तो 17 मई से 31 मई तक 314 रुपये 25 पैसे की पहली किश्त जो है वो जमा करनी होगी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट बने रहने के लिए। अरविंद फैशन शेयर धारकों को 10 मई से 24 मई तक 65 रुपए की पार्टली पेड शेयर की किश्त जमा करनी होगी। हीरो मोटोकॉर्प के तमाम प्लांट्स में ऑपरेशन फिर शुरू होने की सोमवार से उम्मीद जताई जा रही है। और अंत में आरती ड्रग्स, इसका बायबैक 10 मई को बंद हो जाएगा। प्राइस इसके 1000 रुपये प्रति शेयर है। साइज 60 करोड़ का है। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर आने वाले दिनों के इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। शुक्रिया मानसी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे इवेंट्स शेयर करने के लिए। आइए बाजार का एक्शन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 14,800 को निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर नीचे ही आपको कारोबार होते हुए दिखेगा, बट कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट है क्योंकि अभी HDFC के नतीजे आए और नतीजे लगभग अनुमान मुताबिक या अनुमान से थोड़े बेहतर ही हैं। तो एक बार HDFC के चार्ट्स पर राय ले लेते हैं वागले साहब से और फिर बाकी स्टॉक्स पर बात करेंगे। वागले साहब, चार्ट्स देखकर बताएं HDFC के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सर? वागले साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी दीपांशु, 25, 20, 25, 50 तक का मेरा व्यू है। मुझे लगता है ये लेवल्स आज के दिन में भी आ सकते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। 2400 अगर ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम का लॉस हो जाएगा। तो 2400, 25, 50 मेरी ये रेंज होगी। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC लिमिटेड पर वागले साहब की तरफ से राय। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हमेशा की तरफ वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं। आफ्टरनून अनिल जी, मुझे एक्चुअली 2 स्टॉक देने हैं। एक स्टॉक मेरे लेवल के ब्रेक होने के बाद देना है, तो मैं वो पहले लेवल की बात करूंगा। ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 422 में टू 422। मुझे 423 ब्रेक होते ही इसमें एंट्री करनी है। स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 423 का टिक जैसे वो निकलेगा 423, 2350 यहाँ पर एंट्री कीजिए। 419 का स्टॉप लॉस, 432 का टारगेट। ब्रेक हो गया तो अभी एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है 7 से 8 रुपए की मूव आनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 419 रुपए 50 पैसे होना चाहिए। अनिल जी, दूसरा स्टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, हाँ। कौन सा वाला? मुझे परमिशन देने में बड़ा मजा आता है। ले लो, कौन सी चाहिए आपको? हाँ, तो वो आप ही कुछ करना है अनिल जी। परमिशन तो छोड़ो, एक लॉट कोई बाय करता है तो भी आपके परमिशन के बिना बाय नहीं कर सकता। स्टॉक है सेल, जो आप कब से कौन से लेवल पे से रिकमेंड करते आ रहे हैं। मुझे अभी 150, 152 तक की अपसाइड दिखती है, लेकिन अभी 144 में थोड़ा सा मुझे 141, 142 यहाँ पर लेना है। स्टॉप लॉस 139 का, तो रिस्क सिर्फ 2 रुपए का होगा। और ऑन द अपसाइड 150, 152 6 से 8 रुपए का अपसाइड है। तो ये पोजीशन आपको 2 से 3 दिन के व्यू से 1:3, 1:3.5 का ट्रेड सेटअप बैठता है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग 423 के ऊपर खरीदना है। निकल गया आपके बात करते करते 425 बाय कॉल ट्रिगर हो चुका है। 432 का टारगेट, सेल 139 का स्टॉप लॉस रखिए। 144 से 141 इस रेंज में आराम से खरीदिए। 150, 152 के टारगेट के लिए तो यहां पर खरीदारी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है सर। और जिस तरह के रिजल्ट टाटा स्टील के आए हैं उसको देखकर सेल के जो रिजल्ट आएंगे आप दांतों तले उंगली दबा देंगे, अरे वाह, ऐसे भी रिजल्ट आते हैं क्या किसी कंपनी के? ऐसे ही रिजल्ट आपको दिखेंगे, देखते रह जाएंगे। आइए तब तक एक बिगुल और हिमांशु जी के लिए BTST का।
बताइए हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक कैश सेगमेंट से है। अनिल जी, जिस हिसाब की रैली, जो स्टेलर रनअप यहाँ पर हमने मेटल्स में स्पेशली स्टील में देखा है, मुझे लगता है कि कैश स्टॉक्स में भी स्टील के जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें एक बड़ा रनअप, एक बड़ा मूव आते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक है अनिल जी JSL हिसार 175-176 रुपए का अनिल जी करंट भाव है। स्टॉक ने अनिल जी अपना एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद, एक हफ्ते की लगभग कंसोलिडेशन के बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था 165-170 रुपए को उसको पार किया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर आज हमने ये ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। मुझे लगता है अनिल जी ये 200 रुपए के लिए स्टॉक तैयार है। यहाँ पर 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए JSL हिसार में खरीदारी की राय है। 172 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। ये है एक स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। दूसरा स्टॉक हिमांशु जी। जी दीपांशु जी, दूसरा स्टॉक भी कोइंसिडेंटली स्टील सेक्टर से ही है, स्टील स्टॉक ही है, लेकिन वो F&O का स्टॉक है और दीपांशु स्टॉक है JSW स्टील। हमने आज दीपांशु बहुत ही अच्छी रनअप ऑलमोस्ट सारे स्टील स्टॉक्स में आते हुए देखी, लेकिन JSW स्टील में सुबह से अभी तक जो रैली है वो रिलेटिवली उतनी नहीं देखने को मिली है, क्योंकि 750 पर जो कॉल राइटर था वो सुबह से काफ़ी एक्टिव था, लेकिन ग्रेजुअली मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो कॉल राइटर है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग होते हुए इस लेवल पे देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में भी अब यहाँ पर एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। JSW स्टील खरीदारी की राय है। 775 रुपए से 780 रुपए तक के टारगेट्स फ्यूचर्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 744 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर JSW स्टील में खरीदारी की राय है। ओके, तो दोनों मेटल स्टॉक्स हैं आपके लिए, JSW स्टील और JSL हिसार, और साथ ही सेल पर वागले साहब की भी राय आती हुई। तो मेटल्स एक बार फिर से लीड करते हुए दिख रहे हैं वायदा कारोबार में। तो सेल सबसे आगे है, बट निफ्टी पर देखिए टाटा स्टील टॉप गेनर इस समय आपके लिए बना हुआ है, वहां पर भी मजबूत मोमेंटम के संकेत। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जानते हैं। अब तक किन स्टॉक्स में आपको एक्शन आते हुए दिखा है। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो HDFC लिमिटेड कुछ मिनटों पहले इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर है। मुनाफा 2232 करोड़ से बढ़ के 3180 करोड़ पे आया है। NII में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 23 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है और KK मिस्त्री जी को 3 साल के लिए दोबारा MD नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी है और नतीजे भी अच्छे हैं। इसके अलावा खबर कॉनकॉर में है, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि शिपिंग मंत्री जो है वो उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कंपनी के विनिवेश के ऊपर विचार किया जाने वाला है जल्द से जल्द। और काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां जो है इस कंपनी में खरीदारी के लिए दिलचस्पी रख रही है, तो ये इस कंपनी पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा न्यूज़ वायर के हवाले से ये खबर आई है कि स्पुतनिक 5 की जो वैक्सीन है उसके रोल आउट के लिए आज फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर जो है वहाँ पे आपको नजर रखनी है। टाटा मोटर्स, यहाँ खबर यह है कि पैसेंजर व्हीकल की कीमतें इस कंपनी ने बढ़ा दी है। 8 मई से कीमतें बढ़ाई गई है। 1.8% के आसपास पैसेंजर व्हीकल जो है उनकी एवरेज कीमत बढ़ाई गई है। हालांकि 7 मई तक जिन्होंने बुकिंग की है उन पे यह लागू नहीं होगा। JSW स्टील JFE स्टील के साथ ये करार पे JV पे विचार कर रहे हैं। फिलहाल फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील शीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए JV के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहीं रेलटेल, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 12 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हेरम्बा इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि आदित्य बिरला फाइनेंस को इन्होंने 35 करोड़ का जो टर्म लोन है इसकी एक सब्सिडरी है उसने फिर से चुका दिया है। आर सिस्टम्स के नतीजा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ रेवेन्यूज तो हल्के फुल्के बढ़े हैं, मार्जिन गिरा है 16% से गिर के 12.4% और मुनाफा 15% गिरा है। QOQ नतीजे में कह रहा हूँ आपको। और स्टील स्ट्रिप व्हील्स यहाँ पे नतीजे अच्छे आए हैं। 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 45 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। मार्जिन 8% से बढ़ के 12.3% पे आए हैं। टाटा स्टील वैसे भी अच्छा चमक रहा है। 15 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ इस काउंटर में और PNB 47 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर पे भी हुए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। और वरुण को हम जाने देंगे क्योंकि वरुण डाबर के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, तो आप नतीजे भी पुलअप करिए और तब तक मैं भी पुलअप करके देखता हूं कि किस तरह के फर्स्ट कट आ रहे हैं। बस आपकी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हैं डाबर के नतीजे। तो देख लेते हैं एक बार डाबर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। मुनाफा 378 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 440 करोड़ का था, तो हमारे अनुमान से
थोड़ा कम मुनाफा आते हुए दिख रहा है जहां तक डाबर की बात है। फर्स्ट कट पे यही है, वॉल्यूम ग्रोथ हम 36% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बेस बहुत कम है क्योंकि पिछले साल इस तिमाही में नेगेटिव 14.6% के वॉल्यूम्स रहे थे, तो उस हिसाब से तो बहुत लोअर बेस पर आप उछाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट पहला जो फिगर आया है मुनाफे का वो थोड़ा अनुमान से कम आते हुए दिखा है जहां तक डाबर का सवाल है। आय की बात करें तो 2337 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान था 2525 करोड़ की आय, तो आय भी हमारे अनुमान से थोड़ी कम ही आती हुई दिखी है जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस का सवाल है। फिर भी वाई ऑन वाई बेसिस देखेंगे तो बढ़त के साथ ही आई है, बट आय अनुमान से थोड़ी कम है। एक्सपेंसेस भी इनके बढ़कर आए हैं। टैक्स रेट एकदम स्टेबल रहा है, उसके बावजूद अगर आप देखें तो मुनाफा थोड़ा अनुमान से हमारे कम ही होते हुए दिखा है। तो डाबर फर्स्ट कट नंबर्स आते हुए कुछ और नंबर्स का इंतजार करते हैं, तब तक एक बार चार्ट पर चेक ले लेते हैं बंसल जी से। बंसल जी बताएं सर डाबर। देखिए दीपांशु, डाबर की बात करें तो टेक्निकली स्ट्रक्चर बढ़िया था, बट एक लेवल टूटा है यहाँ पर। एक छोटा लेवल था 535 का, वो लेवल टूटा है। कल भी इसने ऊपर निकलने की कोशिश करी थी, 545 के ऊपर निकला नहीं, और आज एक मेजर सपोर्ट है 535 का, उसको तोड़ के इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग आती है तब यहाँ पर करेक्शन जो है थोड़ी सी डीपन हो सकती है, और टेक्निकली यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन है ये कैंसिल होगा अगर स्टॉक 542 के ऊपर निकलेगा। तो एज ऑफ नाउ 535 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर इसके नीचे स्टॉक सस्टेन करता है तो स्टॉक प्रेशर में रहेगा। ओके, एबिटा आया है 443 करोड़ रुपए का, तो वहां पर आप नजर रखिए। 443 करोड़ रुपए का जो ये एबिटा आपको आते हुए दिखा है, ये हमारे अनुमान से काफी कम है क्योंकि हमने 530 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था। मार्जिन्स इनके आए हैं 19% के, वो भी अनुमान से काफी कम आते हुए दिखे हैं। 21% के मार्जिन्स का अनुमान लगाया गया था। तो लगभग हर मेट्रिक पर अगर आप देखें तो नंबर्स वाई बेसिस कंपैरिजन पर देखें तो अच्छे हैं, बट अनुमान से काफी कम आते हुए देखें तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वहां पर रहा है। एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम ग्रोथ का इंतजार करेंगे। वैसे तो हम दमदार वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे थे, बट जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, देखना पड़ेगा कि क्या वॉल्यूम्स ने जस्टिफाई करा है कि नहीं उन अनुमानों को। कंज्यूमर केयर बिजनेस का रेवेन्यू 2000 करोड़ का आते हुए दिखा है, नजर रखिए उस पर, और 274 करोड़ रुपए का फूड बिजनेस का रेवेन्यू आपको आते हुए दिखा है। तो डाबर फर्स्ट कट नंबर्स वाई बेसिस पर अच्छे हैं, पर अनुमान से काफी कमजोर ये है व्यू। आइए कुछ और कॉल्स ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। विश्वेश जी तैयार हैं अपनी कॉल के साथ। बिगुल, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि मेटल्स मोमेंटम में हैं और वो चल रहे हैं और मेरे हिसाब से लार्जली कवर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उनमें भी मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। सो जो स्टॉक मैं अभी फ़िलहाल पसंद कर रहा हूँ वो है DLF अभी 259 के आसपास चल रहा है। फ्यूचर्स के लेवल में बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि DLF इज़ हैविंग अ वेरी ब्रिलियंट रिस्क रिवॉर्ड राइट नाउ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न कहते हैं जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया है आफ्टर अ राइट शोल्डर पे ट्रायंगल के बाद। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे DLF को खरीदना चाहिए कन्विक्शन के साथ में। काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस है 253 का, 272 और 285 काफ़ी बड़े टारगेट के लिए मुझे लगता है प्रॉपर्टी स्टॉक्स पे आपको नज़र करनी चाहिए। मोमेंटम जो फ्रेश बिल्ड होता दिख रहा है वो रियल एस्टेट स्टॉक में, तो DLF खरीदने की राय होगी 285 के टारगेट के लिए। ओके, तो DLF यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी, ये राय आ रही है विश्वेश जी की तरफ से। चलिए DLF पर नजर रखेंगे। अनिल जी को क्या पसंद आ रहा है ये भी जान लेते हैं बिगुल कल के 2000 का। दीप, खरीदारी करने की राय है और खरीदारी करने की राय है टाटा कॉफी में। 148 रुपए के आसपास टाटा कॉफी का स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। कॉफी से जुड़े स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और मैं एक डेटा आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं और डेटा ये है कि पिछले एक महीने में जो कॉफी के दाम बढ़े हैं ब्राजील में 94% और पूरे दुनिया भर में लगभग 30% के दाम एक महीने में बढ़े हैं कॉफी के। तो इतने ज्यादा कॉफी के दाम बढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न सिर्फ शुगर
न सिर्फ चाय बल्कि कॉफ़ी के दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के दाम जो जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोलंबिया और ब्राज़ील में, वहाँ पर बढ़ते हुए कि 94% एक महीने में दाम बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो इस लिहाज से हमें लगता है कि हिंदुस्तान में कॉफ़ी का प्लांटेशन करने वाली और ट्रेडिंग करने वाली दो कंपनियां हैं। टाटा कॉफ़ी प्लांटेशन भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, और दूसरी है CCL प्रोडक्ट जो प्लांटेशन का काम करती है। हमें लगता है यहाँ पर खरीदारी का मौका बनेगा। टाटा कॉफ़ी में 142 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का मौका बनेगा। 155, 159 के दो छोटे टारगेट के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो माफ कीजिएगा, ये स्टॉक है जहां पर आपको बढ़िया एक्शन टाटा कॉफी में आता हुआ दिख सकता है। और न सिर्फ टाटा कॉफी बल्कि CCL प्रोडक्ट भी दूसरा स्टॉक है। दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो साथ कॉफी के दामों के दम पर जो आगे तेजी दिखाते हैं, तो यहां पर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन टाटा कॉफी ये है वो स्टॉक जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। एक बार मैं जरा टाटा कॉफी के इस स्टॉक पर ही राय ले लूं। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं। हिमांशु जी जरा चार्ट्स देखिए टाटा कॉफी के, बताइए क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट। अनिल जी, शानदार चार्ट सेटअप है, शानदार स्ट्रक्चर है। एक ब्रेकअवे गैप यहाँ पर 140 रुपए के ऊपर देखने को मिला था। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कोई भी गिरावट इस स्टॉक में अगर आपको मिलती है 148, 150 के आसपास, तो वहां पर बिल्कुल खरीदारी करके चलें। अनिल जी, मेरे हिसाब से स्टॉक में जो इमीडिएट टारगेट है शॉर्ट टर्म का, वो लगभग 170 रुपए का है। तो मुझे बिल्कुल मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग चार्ट कैंडिडेट है और बिल्कुल खरीदारी की राय। ओके, इस पर खरीदारी करने की राय। और एक बार जरा हिमांशु जी आप CCL प्रोडक्ट्स के भी चार्ट्स देखकर तैयार रहिए। तब तक एक डेटा मुझे अरमान ने जो भेजा है मैं आपके सामने रख दूं। उनका ये कहना है, उन्होंने मेरे बात करते करते ये डेटा ढूंढा है। 31 मार्च 2021 यानी कि अभी टाटा कॉफी के पास 428 करोड़ की इन्वेंट्री है। इस वक्त आपको जो कमोडिटीज के दाम जिन भी कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें आपको इन कंपनियों में ये फोकस करना है कि किस किस के पास इन्वेंट्री पड़ी है, पुराना किसके पास माल पड़ा है जिसका दाम बढ़ रहा है या बढ़ सकता है, उसके दम पर उनकी कमाई बहुत ज्यादा होगी। जैसे हम स्टील कंपनियों के केस में आपको कह रहे थे ना कि जिनके पास आयरन ओर की अपनी माइंस हैं, तो जिनके पास खुद का आयरन ओर है तो उनके लिए कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आयरन ओर बहुत महंगा होकर बिक रहा है। उसका असर आपको स्टील की कीमतों में बढ़ते हुए नजर आता है। लेकिन जिनके पास आयरन ओर खुद का है तो उनके लिए तो कॉस्ट कुछ चेंज ही नहीं हुई, खुद की माइंस में से निकाल के स्टील बनाना है, तो उनका प्रॉफिट बहुत जोर से बढ़ जाता है। तो टाटा स्टील, सेल, ये वो कुछ कंपनियां जिनके पास अपनी कैप्टिव माइंस है। सिमिलरली शुगर कंपनियां हो, कॉफी कंपनियां हो, कोई भी कमोडिटी कंपनी हो, अगर उनके पास में अच्छा खासा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है तो बैठे बैठे, जैसे आपके पास गोल्ड पड़ा है, गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, तो अपने आप गोल्ड के दाम बढ़ने से आपको फायदा हो जाता है कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई। ठीक उसी तरह से जो कॉफी के दाम अगर बढ़ते हैं और इन कंपनियों के पास पुराना कॉफी पड़ा, जो कि बता रहे हैं अरमान कह रहे हैं 428 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो ये उनके लिए बड़ी फायदे की बात होगी। तो ये एक और आपको फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। एक बार CCL प्रोडक्ट्स जरा हिमांशु जी इसके भी चार्ट्स देखकर बता दें, क्या टाटा कॉफी की तरह इसमें भी मजबूती का रुझान है? बिल्कुल है अनिल जी। इनफैक्ट लास्ट वीक ये पिक ऑफ द वीक के तौर पर मैंने चैनल पर डिस्कस किया था, और उसके बाद एक अच्छी मूव बनते हुए वहां पर नजर आई है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चार्ट पोजीशनिंग है। 310 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 342 और 350 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स CCL प्रोडक्ट्स में भी अनिल जी बिल्कुल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो टाटा कॉफी CCL प्रोडक्ट्स दोनों पर रखे नजर, और जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। सिर्फ हार्ड कमोडिटीज या मेटल्स स्पेस पर ही रखे नहीं नजर, एग्री कमोडिटीज, सॉफ्ट कमोडिटीज, यहां पर भी आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और कॉफी स्पेस पर टाटा कॉफी CCL प्रोडक्ट्स दोनों ही अनिल जी की रेडार पर आते हुए फिलहाल टाटा कॉफी पर आपके लिए 2000 में खरीदारी की राय है। आइए आशु सर भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु सर, बताएं। दीपांशु, मेरे पास 2-3 कॉल्स हैं और थोड़ा सा लेट भी हो गया क्योंकि मैंने मैसेज किया था, तो आई थिंक बाकी कॉल्स चल रही थी। एक तो आई थिंक हिमांशु ने कवर किया है JSW स्टील। अभी हमने अपने क्लाइंट्स को कॉल दी थी 752-53 पर,
और 735 के स्टॉप लॉस से 785 का रेट, और अभी वो हिमांशु ने कवर किया और उसके बाद भी 5-7 रुपए का मूव आया है। लेकिन मुझे लगता है कि मेटल्स की जो मतलब फार्मा वाली क्रांति है वो चलती रहेगी। और अभी अनिल जी ने एक चीज़ बोली थी कि वो सेल के रिजल्ट्स में दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, तो ऐसे ही जो उंगली दबाने वाला एक और स्टॉक है, चाहे वो 10% बढ़ चुका है, लेकिन वो है नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को। मुझे लगता है कि दीपांशु अगले हफ्ते जो रिजल्ट आएंगे, जो अनिल जी ने बोला कि दांतों तले उंगलियां दबाने वाले, वो वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे इसके अंदर भी जो बाकी मेटल कंपनी के, मतलब बम्पर तो आने हैं, बम्पर से भी जब सुपर बम्पर आएंगे तो उस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नाल्को में भी खरीदारी करनी है। ये दोनों स्टॉक बाय कॉल के हैं। 2-3 अपडेट है और दीपांशु, एक तो इन्फी की कॉल थी, बाय कॉल थी, उसमें एक अच्छा मूव आया, 75 रुपए तक इन्फी 1375 तक गया था, तो आई थिंक वो कॉल मैच्योर हो गई। एलएनटी की एक कॉल चल रही है, उसमें ना कुछ ऊपर गया है ज्यादा, ना नीचे गया, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। लेकिन दीपांशु, ऐसी मार्केट में जिसमें इस तरह की ऐसी मूवमेंट आ रही है और ऐसे स्टॉक मिल रहे हो, उसमें बोरिंग स्टॉक में नहीं रहना चाहिए। तो अगर किसी को एलएनटी में मजा नहीं आ रहा तो निकल सकता है। 1340 का स्टॉप लॉस था, वैसे वो हुआ नहीं है, मुझे लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन होती है अगर नहीं चले। तीसरा अपडेट एक और ये भी है दीपांशु के भेल को मैंने 2-3 बार रिपीट किया था कि सेल की तरह चलेगा। तो अनिल जी, वो जो सेल की तरह चलने में ये चीज भी उसके अंदर थी कि सेल की तरह वो बैन में भी जाएगा, और बैन में जाने के बाद अनिल जी देखा था आपने सेल में क्या हाल हुआ था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भेल बैन में जाने के बाद जो सबड्यूड हुआ है, ये सबड्यूड होना सबके पास एक एडवांटेज है कि डिलीवरी उठा लो, और उसके बाद जब ये बैन से बाहर निकलेगा या बैन के अंदर अंदर ही चलता रहेगा, आप लोग देखते रह जाएंगे। तो भेल में बैन में जाना इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर समबडी हु वांट्स टू बाय, नॉट कि इसका मोमेंटम रुक गया। जो एक आखिरी चीज अनिल जी मुझे पूछनी थी, अगर कोई खराब रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जैसे आपने बोला दांतों तले उंगलियां, तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, उंगलियों तले दांत, क्योंकि मुझे वो भी शेयर करना है, एक पेयर ट्रेड, मतलब इन लॉन्ग के साथ एक शॉर्ट कॉल भी देनी है। अरे शॉर्ट कॉल स्वागत है, बगैर शॉर्ट कॉल आप अधूरे हैं, हमारा पैनल अधूरा है। देखिए, आदमी कितना भी बदल जाए, अपनी पहचान उसे कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आप 10 में से 8 कॉल दो और वो सक्सेसफुल हो, हमें वो मजा आएगा नहीं जितना मजा आपके 10 में से 2 कॉल शॉर्ट वाले सक्सेसफुल हो, उसमें जो मजा आएगा। बताए सर, इसके लिए मैं अलग से एक बिगुल फिर से बजाऊंगा, सिंह के सुल्तान आशिम बयान। जब मामला इन्वेस्टमेंट करने का हो तो आशु जी हैं बुलिश, और जब मामला ट्रेडिंग करने का हो तो आशु जी होते हैं बेरिश, यानी कि एकदम बैलेंस बनाकर दोनों तरफ स्विंग तैयार है। बताएं सर, क्या बेचना है? अनिल जी, बेचना है बंधन बैंक। अनिल जी, बंधन बैंक के रिजल्ट्स हैं आज। अनिल जी, एक तो फाइनेंशियल्स में कोई लंबी चौड़ी तेजी दिखती नहीं है। आज भी आपने देखा फाइनेंशियल सारे ऊपर खुले, अगर किसी ने भी ऊपर ले लिया हो, इंडसइंड बैंक या कुछ भी, अनिल जी वो सारे ट्रैप ही हुए हैं, किसी को एग्जिट नहीं मिला। तो मैं तो ऊपर में मौका ढूंढता हूं कि इनमें शॉर्ट करना चाहिए। बट बंधन बैंक के अनिल जी रिजल्ट, सर मुझे लगता है कि रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग आ सकते हैं। तो अगर आपने ग्लेनमार्क लॉन्ग है, जैसे हम सारे लॉन्ग कॉल्स हैं, फार्मा लॉन्ग है, मेटल्स लॉन्ग है, या बाकी सारी चीजें, कैडिला लॉन्ग है, तो हमने अपने क्लाइंट्स को मतलब सेलेक्टिव शेयर किया है। और अनिल जी, इसका ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 305 रुपए, लेकिन क्योंकि रिजल्ट है, रिजल्ट में ऊंच नीच हो जाती है, तो वो 305 का स्टॉप लॉस अगर कुछ गड़बड़ हुई तो होगा नहीं। तो मेरा मानना है कि 300 रुपए का पुट लेके जाना चाहिए। अनिल जी, ये डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट लगते हैं, और जिस तरह से ये मुझे लगता है, ये पीछे भी पिछले दिनों में जो ब्रेकडाउन भी हुआ था, और इसमें आई थिंक किरण जी ने किसी ने आइडेंटिफाई भी किया था, वहां से नीचे नहीं गया। लेकिन अनिल जी, अगर रिजल्ट ठीक नहीं हुए तो ये मतलब इट कैन टम्बल डाउन बिग टाइम। और जिस तरह से कह रहे हैं ना कि इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया कि रिवर्स ऑफ दांतों तले उंगली दबाना, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ट्रेड अगर पुट के थ्रू करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 305 रुपए का। ओके, तो बंसल जी, ये दांतों तले उंगली दबाना का कोई ऐसा रिवर्स, कोई ऐसी कहावत ऐसी हो सकती है जिसमें मतलब दांतों तले उंगली तो आप जब आमतौर पर आश्चर्य से, खुशी के मारे, अरे वाह ऐसा कैसे हो गया, ये तो सरप्राइजिंग है, ऐसा कोई जैसे कुणाल जी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, कुणाल जी होते तो कुछ न कुछ बता ही देते हैं, लेकिन कुणाल जी की अनुपस्थिति में सारे काम तो आप ही कर रहे हैं। बिल्कुल बताएं बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं सोच रहा हूँ अनिल जी, मेरे को मिला नहीं अनिल जी, ना ही मेरा दिमाग जो है इतना कंप्यूटर जैसा, आप जैसे कुणाल जी शब्द ढूंढ लेते हैं, मेरा फास्ट उतना नहीं चलता अनिल जी। और दबाव भी बहुत ज्यादा अनिल जी, एक तो दबाव है कुणाल जी की अनुपस्थिति का, और दूसरा अनिल जी आप भी काफी दबाव बनाते हैं।
अक्सर आप दोपहर को जब शो शुरू होता है तो आप बोलते हैं हमेशा की तरह वागले जी का पहला बिगुल। तो अनिल जी मैं एक चीज का डिस्क्लेमर दे दूं, अनिल जी पहले बिगुल की रैट रेस में अनिल जी मैं बिल्कुल भी नहीं हूं और इस दबाव में आने वाला नहीं हूं। तो ये चीज तो अनिल जी कुणाल जी बता पाएंगे। सोच रहा हूं अनिल जी कुछ स्ट्राइक करा तो शेयर करूंगा। ऐसा ये चलेगा जोड़ का झटका धीरे से टाइप्स। हाँ आशु जी ये ठीक है, जोड़ का झटका धीरे से। अनिल जी देखिए ये ना बहुत कॉमन है, अब होना चाहिए थोड़ा सा मतलब इम्पैक्टफुल होना चाहिए। मजा तो आए ना कि मतलब वो रिवर्स आश्चर्य हो, तो थोड़ा इम्पैक्टफुल होना चाहिए। हाँ ये है। तो हमारे हमारे दर्शक भी है ना, मतलब बड़े एकदम जबरदस्त। एक हमारे दर्शक है डॉक्टर अमर रूपारेल साहब, जिन्होंने ट्वीट किया पैरों तले जमीन खिसकना। उन्होंने कहा राजीव मोहन साहब कह रहे हैं अपने आप पे कुल्हाड़ी मारना। ओके। तीसरा आया है आशुतोष कुमार साहब, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अरे गुप्ता साहब ने भी एक अच्छा लिखा है, दांतों तले जीभ दबाना। तो हाँ परिजीत साहब ने भी कहा सिर मुड़ाते ही ये बेटर है। क्रिएटिविटी की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। और जब से हाँ सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना बराबर, ये ठीक है ना, ये ठीक लग रहा है। नहीं अनिल जी दांतों तले जीभ दब जाना ये बेटर है, क्योंकि चोट ऐसी लगेगी। वैसे आप सलमान खान के फैन, और सलमान खान का वो जो फेमस शॉट है ना, वो टॉवेल को बीच में लेके डांस करने वाला, बराबर है, तो उससे मिलता जुलता भी है कि टांगों के बीच दुम दबाना। ये भी आया है संजय अग्रवाल साहब का। चलो एक चीज बहुत बढ़िया है, कम से कम ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर यूनिवर्सिटी की वजह से देश में क्रिएटिविटी पूरी बढ़ गई है। जी आशु जी। पर अनिल जी मैं कल शो पे नहीं था, लेकिन मुझे आपसे कंप्लेंट है कि आपको ईद याद नहीं रही और ईद से ज्यादा राधे का रिलीज याद नहीं रहा। अनिल जी सलमान की मूवी आ रही है, ऐसे नहीं करिए अनिल जी, बहुत बुरा लगा मुझे कल। तो मैं तो ये वाला डिपार्टमेंट तो मैंने बंसल जी को छोड़ा हुआ है। ये गलती बंसल जी की है, बंसल जी को याद रख रहे हो, क्योंकि मैं तो ये फिल्मों वाला डिपार्टमेंट मेरे है नहीं, मैं देखता ही नहीं ना, बहुत मुश्किल से। मतलब मुझे फिल्म दिखाना मतलब बहुत भारी काम है, बट ठीक है याद रखना तो जरूरी है, ये बात तो सही है। इस लिहाज से नहीं मूवी देखे ना देखे, लेकिन मार्केट के लिहाज से याद रखना बिल्कुल जरूरी है। चलिए आइए बढ़ते आगे। 2:30 बजे आज और हमारे सेठी साहब हैं छुट्टी पर, कल और आज 2 दिन छुट्टी पर हैं। सोमवार को उनके दर्शन फिर से आपको होंगे। सोमवार को वो SPL मिड कैप्स में भी होते हैं और सोमवार से उनकी वापस से सदाबहार सेठी साहब वाली शॉर्ट टर्म पिक्स भी आना शुरू हो जाएगी। तब तक आइए दीप, अगर कोई बिगुल नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएं, करते हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है हमारी। हाँ सर बिगुल तो आपके लिए तैयार है सर, और चलते हैं और जानते हैं स्ट्रैटेजी अनिल जी की मार्केट पर। सर ठीक ठाक एक्शन है जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। नए रिकॉर्ड्स 2 दिनों से डाउ पर लग रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी फिलहाल 35 पॉइंट्स ऊपर हैं, 34,500 के करीब ट्रेड हो रहा है। नैस्डैक में कल रिबाउंड था, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार काफी मजबूती के साथ फिर से खुलते हुए दिख रहे हैं। 2 दिन पहले अच्छी तेजी थी, कल कंसोलिडेशन था, आज फिर से बढ़त है। जर्मनी स्पेशली 1% ऊपर है। यूरोप से भी काफी मजबूत इकोनॉमिक डेटा आते हुए दिख रहा है सर। और आज एशिया में हांगकांग के बाजार थोड़े सुस्त थे। एक्चुअली एशिया में आज थोड़ा कंसोलिडेशन देखा, सारे बाजार थोड़े सुस्त दिखे, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव एक्शन में और हमारे बाजार भी गेन्स में है। हालांकि 33,000 के नीचे बैंक निफ्टी है। बताएं सर क्या करना चाहिए? दीप ऐसे तो कोई समस्या है नहीं, वीकेंड सेशन है, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी चिंता रहती है कि भाई आप वीकेंड के 2 दिन की रेस्ट लेकर जाना चाहते नहीं जाते, लेकिन अभी भी ट्रेड लॉन्ग साइड पर है। हालांकि हम ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर, तो इस लिहाज से हायर एंड पे होने की वजह से आपको एक ही काम करना है, और वो ये कि आपको हेजिंग रखनी है। हेजिंग 2 तरीके से रख सकते हैं। एक आशु सर के तरीके से कि ऊपर के 1-2 कॉल बेच दो, आपने खरीदारी की पोजीशन बना रखी है तो, और अगर आपने पुट खरीद रखे तो एक आध कोई नीचे के 2 पुट बेच दो, ताकि अगर गैप से कोई आपका खुला मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ तो आपकी हेजिंग हो जाए। मेरा ये समझना, अगर व्यू तेजी की तरफ है तो आपको 14,700 का एक पुट ऑप्शन लेकर अपनी हेजिंग कर लेनी चाहिए, और जिनको प्रीमियम कम देनी है 14,600 का भी खरीद सकते हैं। ये आपके लिए होगी निफ्टी की बात, अगर आप निफ्टी पे लॉन्ग है तो। बैंक निफ्टी पर 32,500 के आसपास का पुट ऑप्शन खरीदकर आपको हेजिंग करनी चाहिए। बाकी वैसे ऊपर के लिए लेके जाना चाहिए नहीं, सोमवार के लिए लेके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये मैं आपको आखिरी 10 मिनट में बताऊंगा BTST के तौर पर। अभी मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डेटा रख देता हूं दीप, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज, क्लोजिंग वाले 1 घंटे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल अगर कोई है तो वो है 14,800 का। क्यों है वो मैं बताऊं, इसलिए नहीं कि 14,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं आप,
14,800 के पुट पर 18 लाख शेयर हैं आज जुड़े, कुल मिलाकर 22 लाख शेयर। 14,800 के कॉल्स में जुड़े हैं 14 लाख शेयर आज, कुल मिलाकर 23 लाख शेयर। सो आप एक चीज समझिए, 14,800 के पुट और कॉल पर दोनों पर पोजीशन एकदम बराबर है। आज की पोजीशन जो जुड़ी वो भी बराबर है, सिर्फ थोड़े से पुट ज्यादा जुड़ा है। इसका मतलब ये कि ज्यादा संभावना ये है अब तक के डेटा को देखते हुए निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 14,800 के लेवल को होल्ड करेगा, ये समझ में आ रहा है। इस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक जो डेटा लग रहा है, अगर 3 बजे तक निफ्टी 14,800 के नीचे नहीं बंद होता है, नहीं जाता है, माफ कीजिएगा, तो इसकी क्लोजिंग आपको जो मिल सकती है, मैं एक अंदाजा देना चाहता हूं आपको, इसकी क्लोजिंग आपको मिलनी चाहिए कहीं न कहीं 14,850 14,875 की रेंज में जाकर आज क्लोज होना चाहिए। दिन के हायर एंड की तरफ 14,860-65 जो आज हाई बना है उस तरफ जा सकता है, अगर 3 बजे तक 14,800 नहीं तोड़ा तो, और उसकी संभावना पूरी है। तो थोड़ा सा इंट्राडे में बचे हुए समय के लिए व्यू पॉजिटिव साइड पे 14,875-850 की रेंज में जाने की कोशिश होनी चाहिए। वहां पर चाहें तो आप प्रॉफिट बुक करें। 14,900 पार नहीं होगा, इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि वहां पर भी 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 14,900 पार नहीं होगा, वहां पर जाकर प्रॉफिट बुक कर ले। ये बात होगी निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मामला थोड़ा है ना संगीन है। 33,000 ये मामला ऐसा हो रहा है कि इसको पार करने में पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है दीपो? देखिए 6 लाख शेयर पुट में है 33,000 के, यानी कि तेजी की पोजीशन तो बनी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 10 लाख शेयर कॉल्स में है। तो वो थोड़े से कॉल राइटर्स हावी हैं 33,000, और यही वजह के 32,900 33,000 की रेंज में आता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब आपको क्या करना है? इंतजार करना है, और इंतजार आप इस बात का कीजिए कि अगर 3 बजे के पहले आपका बैंक निफ्टी 33,000 के पार निकलकर टिक जाता है, तो फिर आप 33,175 या फिर 33,300 यहां पर कहीं जाकर क्लोजिंग देंगे। 33,175 के आसपास क्लोजिंग होने की संभावनाएं ज्यादा आपकी बनेगी। तो 33,000 पार होना चाहिए 3 बजे के पहले और थोड़ा टिकना चाहिए। तब आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग जो 10 लाख शेयर कॉल्स में है वो देखने को मिलेंगे। और अगर वैसा नहीं होता है तो 32,700 से 32,800 की रेंज में कहीं न कहीं बैंक निफ्टी बंद होगा। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। 3 बजे तक का जो भी मूव होगा आपके सामने आएगा। ये है आपके लिए दीप पूरा विश्लेषण डेटा के लिहाज से। और सोमवार के लिए पोजीशन क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, ये मैं आपको क्लोजिंग में थोड़ी देर में 3:20 पर बताऊंगा एग्जैक्टली किन लेवल्स के आसपास हम बंद हो रहे हैं, उस हिसाब से प्लान करेंगे। जी क्लियर है सर। तो कैरी फॉरवर्ड के लिए थोड़ी देर में अनिल जी से जानेंगे, बट फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और डेटा पॉइंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। तो 14,800 के ऊपर ही निफ्टी है, वो अहम स्तर है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त हुआ है इस समय। देखते हैं वापस 33,000 के ऊपर आपको जाते हुए दिख सकता है कि नहीं, बट एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। एक्शन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी, और आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास, वो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर अपनी राय दे रहे हैं। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, यहाँ पर ब्रेकआउट आया है आईओसी में। लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन की साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आईओसी में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि 97 रुपीज तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आईओसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है। 93 के एक स्टॉप लॉस के साथ 97 रुपए तक के टारगेट्स आईओसी में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ दीपांशु जी एक और स्टॉक है कैश सेगमेंट का, तो अगर आप कहें तो मैं वो भी शेयर करना चाहूँ। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं हिमांशु जी, कैश कॉल भी लेता हूं आपका। उससे पहले किरण जी भी हमारे साथ हैं, और किरण जी से भी एक दो स्टॉक्स पर चर्चा कर सकते हैं। किरण जी, कुछ स्टॉक्स हैं बेहतरीन मूवमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स में तो जबरदस्त तेजी का माहौल बना ही हुआ है सर, पर उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे और स्टॉक्स में आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। लंबे समय बाद M&M पर एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है, 775 के लेवल्स पर आया है, 3% ऊपर। बताएं सर, M&M पर क्या राय है? एक अच्छा बेस 740-750 लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो डाउनफॉल था 940 से लेके 740 ये खत्म हो चुका है, और इधर से बेस बिल्डिंग करते हुए थोड़ा सा ग्रेजुअली ऊपर चले जाएगा। पर मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये 820-830 के लेवल्स पहले टेस्ट करता नजर आ जाना चाहिए। तो आपको पोजिशनली लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करने चाहिए। M&M में 730 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहले टारगेट 830-840 के लेवल्स। ओके, तो ये है आपके लिए M&M पर राय आपके लिए। अगला बिगुल हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं हिमांशु जी।
जी मुझे याद है वैसे ये स्टॉक आपने लास्ट वीक या शायद इसी वीक में रिकमेंड किया था, बहुत अच्छे से इसको फंडामेंटली एक्सप्लेन भी किया था। कैश सेगमेंट का स्टॉक है अनिल जी, जीएमडीसी। बहुत अच्छा शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर आज के सेशन में आता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट अब 72 रुपए तक के टारगेट्स अनिल जी मुझे लगता है आज या मैक्सिमम मंडे तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है अनिल जी। बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। 63 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर 72 रुपए तक के टारगेट जीएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये एक मैंने आज के 2000 में भी दिया था थोड़े दिन पहले 58 रुपए के आसपास, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं, लेकिन 58-60 के आसपास दिया होगा शायद। वहां पर खरीदारी करने की राय दी थी। पहले हमने 42-44 रुपए में माला माल वीकली में इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए आज से रिकमेंड किया था। 100 रुपए से ज्यादा की बुक वैल्यू है, अच्छी कंपनी है, गुजरात सरकार का जॉइंट वेंचर है और ऐसे में बिल्कुल जीएमडीसी 72 रुपए के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी, इसमें कोई डाउट नहीं। ये स्टॉक भी आगे कमाल करने के लिए तैयार है। अगला बिल्कुल आशु सर के लिए। आशु सर, आपका स्प्रेड तैयार है, आपके लिए बिल्कुल बजा दूं? बजा दो अनिल जी, बिल्कुल बजा दीजिए। चलिए आशु सर के लिए हो जाए ढोल नगाड़े। बताएं सर। अनिल जी, ये आपने भी कुछ निफ्टी की बात कर रहे थे तो मेरा नाम लिया था, तो आपसे मैं इंस्पायर हो गया और थोड़ा सा प्रेशर में भी आ गया कि शायद अभी आप कुछ पूछ लेंगे कि कुछ स्प्रेड बना के जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो अनिल जी देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक बोली थी, मंडे ब्लूज तो रहते ही हैं और अगर मंडे ब्लूज नहीं रहेंगे हाँ जी अनिल जी मंडे ब्लूज तो रहते ही हैं। उसके चलते जिस तरह से आज मार्केट बंद हो रही है अनिल जी, पिछले ब्लूज को देख के आज मार्केट अच्छी बंद हो रही है, तो मुझे लगता है कि अनिल जी मंडे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती अगर कोरोना के फ्रंट पे कुछ और नेगेटिव नहीं होता। तो अनिल जी मुझे लगता है कि 900 के ऊपर भी निफ्टी खुल सकता है। तो अनिल जी 14,800 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 142-43 रुपए, 14,800 की, और 15,000 की दो बेचनी है अनिल जी जिसका भाव चल रहा है 51-52 रुपए। तो अनिल जी स्प्रेड की कॉस्ट आपको 38 से 40 रुपए आती है। तो बेसिकली अनिल जी 38 से 40 रुपए में आप 14,840 मान के चलिए, 825 तो कैश निफ्टी चल ही रहा है, तो आप 15 रुपए सिर्फ प्रीमियम दे रहे हैं कैश मार्केट से आप निफ्टी को कैरी करने के लिए। तो आप मंडे ब्लूज भी आपके कंट्रोल में है कि कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो आपके पैसे नहीं जाएंगे, और अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो अनिल जी वो फिर उसमें अच्छे पैसे आ जाएंगे। और ये अनिल जी नीचे में तो बिल्कुल सेफ है, ऊपर ये स्प्रेड अगले 4 दिन के लिए 15,200 तक सेफ है। 15,200 तक आपने जो प्रीमियम दिया उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। 15,200 के ऊपर अनलिमिटेड स्टॉक लॉस होगा, बट उसके लिए अनिल जी हम बैठे भी हुए हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। पर मुझे 14,900 और 15 का एक बैंड लगता है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये भी लगता है कि वहां तक मार्केट जा सकता है, जाना भी चाहिए जो मोमेंटम बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा स्प्रेड है अनिल जी, एंड एज आई सेड के आपसे इंस्पायर होके बनाया ये। अरे प्रभु, आप है ना निफ्टी पे बाय कॉल दे ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप चाहे एक कॉल खरीद के 2 कॉल बेचें वो भी चलेगा। आप शॉर्ट कॉल नहीं दे रहे हो, कवर्ड कॉल दे रहे हो, मतलब तेजी करने वालों के लिए तो उतना कॉन्फिडेंस ही काफी, बाकी काम तो खुद कर लेंगे जो ट्रेडर्स। अगर उनको ये पता है कि आशु सर मंदी नहीं बोल रहे हैं, उतना ही काफी, उतने में जोश बढ़ जाता है कि मतलब चलो ठीक है, मतलब वीकेंड अच्छा निकलेगा, सोमवार की चिंता इतनी नहीं करनी। फिर तो देखो जो हो जाए, मार्केट है, ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कम से कम आपका व्यू ये है कि कवर्ड कॉल यानी कि 14,800 का ले लो, 15,000 के 2 बेच दो, तो उतना गिरने का ये मामला रिस्क वाला है नहीं। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए भी बिल्कुल। बताइए नितिन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका, बताइए सर। अनिल जी, मैं यहाँ बुल कॉल स्प्रेड होगी और ये 450 की कॉल लेनी है जो 116 में मिलेगी, और 15,000 की कॉल ऑप्शन बेचनी है, 52 में बिकती है, ये 1:1 करना है, और इसमें प्रीमियम 64 रुपीज का लग रहा है, टोटल कॉस्ट आ रही है 64-65। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 40 रुपीज प्रीमियम का, यानी 25 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ, और मार्केट ऐसा लग रहा है कि 14,900-950 की तरफ जानी चाहिए। तो ये जो स्प्रेड है 65 रुपए की, ये 100-110 रुपया हो सकती है। तो बुल कॉल स्प्रेड हम 150 पॉइंट की बना रहे हैं, 14,050 कॉल इसमें 1:1।
ओके परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त नितिन जी की तरफ भी बुलिश व्यू है, डेटा के लिहाज से खरीदारी करनी है। 14,850 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिए, 15,000 का बेच दीजिए, 64 रुपए में बनेगा। टोटल मिलाकर कॉस्ट 65 रुपए की, 40 रुपए का स्टॉप लॉस, 25 रुपए की रिस्क है मैक्सिमम, 110 का टारगेट लगाकर ये कवर्ड कॉल आप बना सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई नितिन जी की तरफ से भी। बहुत ही बढ़िया एक्शन ये होता दिख रहा है। कुछ और स्टॉक जो इस वक्त जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं उन पर नजर डाल ली जाए। जिंदाल स्टेनलेस, ये एक और स्टॉक है जो 187 रुपए, 14-15%, क्या गजब तेजी चल रही है भाई। एक जेएसएल हिसार ये 100 रुपए कौन सा हुआ है, ये 100 रुपए। सारे जिंदल एक जैसे दिखते हैं, तो कई सारे स्टॉक्स है जिंदल ग्रुप के जो बढ़िया तेजी में। हाँ, जिंदाल स्टेनलेस 100 रुपए है, बढ़िया तेजी यहां पर होती हुई आपको नजर आएगी। यहां पर अच्छी खासी खरीदारी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। नेल्को की बात अभी आशु सर ने की, यहां पर भी बढ़िया तेजी है। एनएमडीसी 9% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और स्टार परफॉर्मर है जिस पर राय ली जाए वो है वेदांता, 287 रुपए के आसपास। किरण जी, वेदांता पर अपनी राय दीजिए। देखिए चार्ट, सुबह आपके सहयोगी आशीष केलकर साहब ने खरीदारी की राय भी दी थी। स्टॉक एकदम मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, वहां से भागा भी। अब बताएं 287 पर क्या करना चाहिए? नहीं, होल्ड ही करना चाहिए, कोई रिस्क है ही नहीं इस स्टॉक में। जिस तरीके से 270 के कॉल ऑप्शन बैरियर सपोर्ट बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, कॉल एंड पुट, मेरा मानना है कि इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और बहुत अच्छे गैप से आज खुले थे और अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक चला था। अभी के लिए मेरा मानना है कि 281 का मेरा कैश का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको 2 से 3 दिन के अंदर 300 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ये है आपके लिए वेदांता, जहां पर आपको रखनी है नज़र। बढ़िया तेजी में ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है और बाकी मेटल स्टॉक्स के साथ साथ वेदांता पर भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको आ रही है। पर आई कुछ नतीजों का इंतजार है। एचडीएफसी के तो आ गए, पर आज दिग्गज अल्ट्राटेक के भी नतीजों का इंतजार है। एक बार मानसी से जान लेते हैं क्या है अनुमान बाजार का। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, बिक्री और साथ ही मार्जिन्स के लिहाज से नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। वैसे वॉल्यूम्स में सालाना आधार पर 25% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। रियलाइजेशन 4.3% बढ़ते हुए दिख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। खासतौर से पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत में सेल्स वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिली है, जिसका सीधा असर है जो नतीजों पर पड़ता दिखेगा। कंसर्न भी है, फ्यूल और फ्रेट की बढ़ती कीमतों का असर नतीजों पर एक बार इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, जिस पर हमारी नजर होगी। अच्छे रियलाइजेशन और लोअर कॉस्ट के चलते कामकाजी मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। 41-42% कंपनी का कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिख सकता है। वॉल्यूम्स में जो बढ़त दिखेगी इसका सीधा असर मार्जिन्स पर पड़ेगा। 21.8% से 23.8% पर कंपनी के मार्जिन्स जाते हुए दिख सकते हैं। और पिछले साल मुनाफे में 1803 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था। एक्सेप्शनल गेन का असर इस साल के मुनाफे में जरूर देखने को मिल सकता है। बिक्री के फ्रंट पर 30.9% यानी कि 31% तक की बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं सीमेंट की मांग, सीमेंट की कीमतें और वॉल्यूम्स की स्थिति पर हमारा फोकस रहेगा। नतीजे ऑल इन ऑल अच्छे आने की उम्मीद है। ओवरऑल अच्छे नतीजे आ सकते हैं जहां तक अल्ट्राटेक का सवाल है। फिलहाल एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक, पर देखते हैं कि नतीजों से क्या वापस इस पर जान लौटकर आती है या नहीं। पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा बड़े मूवमेंट्स अल्ट्राटेक पर तो आपको आते हुए नहीं दिखे हैं। पर कैश स्टॉक्स पे हमने नज़र डाली हुई है और काफ़ी सारे कैश स्टॉक्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। टेक्सटाइल स्पेस जो अनिल जी ने आइडेंटिफाई करी थी, एक नई मूव के लिए तैयार हो रही है, वहाँ पर भी आप रखिए नज़र। ट्राइडेंट जैसे काउंटर में आज एक ज़बरदस्त उछाल आया है। पर साथ ही कुछ और मेटल स्टॉक्स जो तेज़ी के मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक, ये एक और काउंटर है जहाँ पर तेज़ी का माहौल शुरू हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों काउंटर्स भी आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। बंसल जी जरा हिंदुस्तान जिंक के चार्ट पर नजर डालें, यहां पर कोई ट्रेड दिखता है? फिलहाल 6% ऊपर है काउंटर। दीपांशु, हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो 314 के अराउंड चल रहा है। टेक्निकली एक अच्छी एक्यूमुलेशन में स्टॉक चल रहा है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। ब्रेकआउट इसका देखने को मिलेगा 326 के ऊपर, बट जिस तरीके का स्ट्रक्चर है इन स्तरों पर भी इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। एक्यूमुलेशन में चल रहा है, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट कभी भी कोई करेक्शन आए तो खरीदे। नीचे में 295, 296 अच्छा बेस है। 308, 305 के अराउंड मिलता है तो खरीदना चाहिए। और एक बार 326 के लेवल्स टूटेंगे तब एक मोमेंटम यहां देखने को मिलेगा।
ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक। 6% की तेजी है और मोमेंटम आपको आते हुए दिख सकता है इस काउंटर में। देखते हैं वागले साहब ने कहां पर मोमेंटम स्पॉट किया है। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ऑयल मार्केटिंग स्पेस में मुझे मोमेंटम दिख रहा है। आईओसी मेरा प्रिफर्ड पिक होगा, जो हिमांशु जी ने कवर किया है। 95 ब्रेक होने के लिए मैं वेट कर रहा था। अभी 95 अभी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि क्लियर 5 रुपए की म्यू मुझे दिखाई दे रही है। आज और कल तक का ये टारगेट है, और मेरा स्टॉप लॉस 93.50 का होगा। 1.5-2 रुपए का रिस्क होगा, 5-5.5 रुपए का अपसाइड होगा। पीपीसीएल में भी मोमेंटम है, बट बिटवीन द टू आई विल गो विथ आईओसी। ओके, तो बीपीसीएल में भी मोमेंटम है, बट आईओसी है वागले साहब को पसंद। आशु जी भी इसके बात कर रहे थे, हिमांशु जी ने भी आपके लिए यहाँ पर बाय कॉल दी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से तेल के दामों में भी बढ़त आपको बनती हुई दिख रही है। तो नजर रखिए जहां तक आईओसी या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज अ स्पेस इनका सवाल है। पर कुछ कैश स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा था। हेल्थ केयर से जुड़े स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। और किरण जी, फोर्टिस हेल्थ केयर, जरा इस पर भी राय डालें। आज 6% ऊपर है और पिछले कुछ दिनों से यहां पर भी अच्छा मोमेंटम आया। जब से 200 के ऊपर गया है, ये अपनी गेन्स होल्ड करते हुए दिख रहा है। फोर्टिस पर क्या राय बनेगी सर? देखिए, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा हूं और पिछला जो स्विंग टॉप था वो लगभग 2017 में था और 17 का था, और वो लेवल था 230। आज इस इंपॉर्टेंट लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। तो मेरा मानना है कि इधर एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक चला गया है। आपका अभी स्टॉप लॉस लगभग 225 के आसपास रखना चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। ये एक नए टेरिटरी के अंदर प्रवेश किया है, तो एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए फोर्टिस हेल्थ केयर। यहाँ पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। ये तो रहे कुछ बढ़िया गेन्स वाले स्टॉक पर। एक स्टॉक जो बाजार का फेवरेट है पर आज एक आया है बड़ा ब्रेकडाउन, एसआरएफ। नजर डालिए इस काउंटर पर, बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। सुबह तो ऑलमोस्ट 10% फिसल चुका था, अभी भी 8.5% नीचे है। क्या हुआ है एसआरएफ में, आइए एक बार जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्यों बाजार ना खुश है एसआरएफ के साथ? देखिए, वैसे तो इस कंपनी के जो नतीजे आए थे ना, वो तो अच्छे थे, लेकिन अगर एक साथ 6 ब्रोकरेज हाउसेज इसको डाउनग्रेड करेंगे तो सही सी बात है, स्टॉक 8% तो गिरेगा ही। कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल, स्पार्क, इक्विरिस, निर्मल बैंक, एक्सिस कैपिटल, इन सब ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। किसी ने ऐड से सेल की रेटिंग दे दी है, किसी ने न्यूट्रल, कोई एक्यूमुलेट कह रहा है, कोई रिड्यूस कह रहा है। और जितने भी प्राइस टारगेट है ना, सारे प्राइस टारगेट इसके करंट मार्केट प्राइस के नीचे के है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर 6,000, 5,500 इस टाइप के प्राइस टारगेट इस काउंटर पे आप निकल के आ रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया जो ब्रोकरेज हाउसेज इसको डाउनग्रेड कर रही है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसको डाउनग्रेड करने का है, ब्रोकरेज हाउसेज कह रही है कि ये स्टॉक काफी बेहतरीन रनअप दिखा चुका है, अहेड ऑफ द टाइम रनअप दिखा चुका है, और यहाँ से और ज्यादा तेजी की गुंजाइश इनको नहीं दिख रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले तो डाउनग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आगे के ग्रोथ और मार्जिन को लेकर थोड़ी चिंता है। दरअसल पैकेजिंग सेगमेंट के मार्जिन को लेकर यहाँ पे चिंता है। वहां पे वॉल्यूम्स और मार्जिन दोनों का सहारा जो है वो कुछ हद तक कम है। अन्य कारोबार में भी मार्जिन को लेकर कहीं ना कहीं दबाव का अनुमान लगाया जा रहा है। वही कोरोना पाबंदी के चलते शॉर्ट टर्म में कारोबार जो है उस पर असर आ सकता है। फ्लोरोकेमिकल जो है उसके कारोबार पे लॉकडाउन का असर हो सकता है, ये कुछ बड़े इंपैक्ट है। इसके अलावा गाइडेंस इस कंपनी ने जो दिया है वो पिछले साल से काफी कम है। अच्छे बेस के चलते आगे स्पेशलिटी केमिकल जो सेगमेंट है उसमें ग्रोथ की कम संभावनाएं हैं। FY22 के लिए जो मैनेजमेंट ने केमिकल सेगमेंट का गाइडेंस दिया है वो करीब 10 से 15% के आसपास की ग्रोथ का है, जबकि FY21 में ये ग्रोथ जो है करीब 45% के आसपास रही थी। यानी कि जो ग्रोथ है वो यहाँ से मॉडरेट होने वाली है। इसके अलावा वैल्यूएशंस का, जैसे मैंने कहा, ये स्टॉक जो है करीब 18 टाइम के आसपास के वैल्यूएशन पे है, जो कि पिछले इसके वैल्यूएशन से करीब 50% ज़्यादा है। तो ये स्टॉक जो हाल फिलहाल में रनअप आया है उसके बाद काफ़ी महंगा हो गया। इनफैक्ट पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक इस काउंटर में ग्रोथ अच्छी देखने मिली है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टॉक में रनअप देखने मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक कंसर्न है ब्रोकरेज हाउसेस का, और आगे जाके ग्रोथ जो है वो शायद हाई बेस पे थोड़ी मॉडरेट होगी। तो इन सब के वजह से डाउनग्रेड्स किए गए हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक में गिरावट है। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ पर पूरा विश्लेषण। नतीजे अच्छे थे,
पर स्टॉक में गिरावट है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप हो चुका है, तो नियर टर्म में ग्रोथ के और आसार नहीं दिख रहे हैं और बड़ी बेस पर थोड़ी ग्रोथ कम होती हुई दिख रही है कंपनी की। राय लेते हैं एसआरएफ की चार्ट पर विश्वेश जी से। विश्वेश जी, बड़ा ब्रेकडाउन आया है, यहाँ से और गिरावट देखते हैं एसआरएफ में या फिर सपोर्ट्स के पास है, बाउंस बैक आ सकता है, क्या राय बनेगी आपकी? कि स्टॉक में बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हो सकता है, जो 2400 रुपये से 7000 रुपये तक का एक बहुत ही लार्ज मंथली डिग्री का साइकिल था, और अगर वो साइकिल खत्म होता है तो उसका जो टारगेट है वो नीचे में 5200 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के फेयर वैल्यूएशन के टारगेट हैं, प्लस आई वाज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जो वरुण ने कहा कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन डिमांड का भी इशू हो सकता है फ्लोरो वगैरह केमिकल में, तो मुझे लगता है अपसाइड लिमिटेड है स्टॉक में। और लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट है, केमिकल एक स्ट्रक्चरल चेंजेस में है, तो मैं अभी खरीदने की राय नहीं दूंगा। रादर देन अगर आप लॉन्ग हो और स्टक हो तो मुझे लगता है एक बार निकल भी जाना चाहिए, बिकॉज ये मूव में ही हम लोग 5800 तक के लेवल देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक इज गोइंग टू रिकवर। आज जिस वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन है, टू टच दिस फॉर सम टाइम। ओके, तो एक बड़ा ब्रेकडाउन आया वॉल्यूम्स के साथ और यहां से और गिरावट आपको आती हुई दिख सकती है, तो एसआरएफ पर रखते हैं नजर। पर आइए हिमांशु जी के रेडार में एक और काउंटर आते हुए दिख रहा है, चलते हैं हिमांशु जी के पास, बिगुल बीटीएसटी का। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, एक स्टॉक अभी जस्ट एक ब्रेकआउट यहाँ पर एफ&ओ स्टॉक है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक है बजाज फिनसर्व। एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर अभी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। 11,250 11,270 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला है, मुझे लगता है इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट 11,500 11,600 के जोन में है। मुझे लगता है कि एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद वापस से स्टॉक एक तेजी के लिए तैयार है। ऑलरेडी हमने देखा कि रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी अपमूव स्टॉक ने दिखाई थी और उसके बाद लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के बाद वापस से उसका ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व यहाँ से खरीदारी करके चलें 11,500 11,550 के टारगेट्स के लिए। 11,160 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व पर खरीदारी की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। दिग्गज एनबीएफसीज पर भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। नजर रखिए, एक्शन बन रहा है इन काउंटर्स पर, और कुछ काउंटर्स हैं जहां पर ब्रेकडाउन भी आया है। ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स पर भी एक दो राय लेंगे, पर उससे पहले एक कॉल जो किरण जी को पसंद आ रहा है, बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, हिमांशु फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में निकल गया, पर बजाज फिनसर्व भी है, ये छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, पिछले 6-7 दिन का कंसोलिडेशन, ट्रायंगुलर पैटर्न के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। आपका स्टॉप लॉस 11,200 का रहेगा और हिमांशु ने बहुत टिमिड टारगेट्स दिए हैं। मेरा मानना है कि 11,700 के पहले ये रुकने का नाम नहीं लेगा। मंडे को 11,700 800 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। बहुत बेहतरीन पैटर्न है, जहां पे बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मंदी आ रही थी, इस स्टॉक में बिल्कुल नहीं आई, कंसोलिडेट किया और इधर से एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल ये स्टॉक लेके ही चलना चाहिए। बिल्कुल, और बजाज फिनसर्व पर तो कड़ी पकड़ है किरण जी की भी, तो नजर रखिए। ऑलरेडी बात करते करते 20-25 पॉइंट्स की तेजी आपको आती हुई दिख रही है, पर यहाँ से और बड़े लेवल्स के लिए आपको आते हुए दिख सकता है। तो 4 टारगेट्स एसेंशली आपको अब मिल रहे हैं बजाज फिनसर्व पर ट्रेड करने के लिए। हिमांशु जी और किरण जी की कॉल मिलाकर अगर आप देखें तो जबरदस्त एक्शन है बजाज फिनसर्व पर, नजर रखिए इस काउंटर पर। पर जैसे अभी हम एसआरएफ की बात कर रहे थे, उसके साथ ही देखिए बाकी केमिकल स्टॉक्स में भी आज ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। तो ये एसआरएफ की तरफ से जो कंसर्न्स बनते हुए दिखे हैं, वो बाकी केमिकल स्टॉक्स के मोमेंटम को भी हिट कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिन नतीजों से पहले 7% नीचे है, आरती इंडस्ट्रीज 5% नीचे, दीपक नाइट्राइट पर 5% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। तो पूरे केमिकल स्टॉक्स के मोमेंटम पर हिट हुआ है। पीआई इंडस्ट्रीज पर भी हम 2% का ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं। एक बार आरती इंडस्ट्रीज पर राय लेना चाहूंगा मैं वागले साहब की। वागले साहब बताएं, आरती इंडस्ट्रीज पर क्या राय बन रही है? 5% नीचे ये काउंटर भी आज आया है। दीपांशु, हाई मोमेंटम काउंटर है, इसमें डेटा थोड़ा सा कम है, लेकिन
अभी ये लेवल पे इतने गिरने के बाद मैं ना बेचूंगा ना लूंगा। मुझे लगता है अभी भी इसमें मोमेंटम बाकी है। 1850-1900 तक का पोजिशनली मेरा व्यू है, और बिल्कुल 1703 के करंट भाव से ये 40-50 रुपए और नीचे आ सकता है। 1600 से 1850 ये मेरा व्यू है। तो फिलहाल कोई एक्शन नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज पर राय। आइए बीपीसीएल पर नजर डालें, क्योंकि ओएमसीज में तो एक्शन है ही, पर विनिवेश के हिसाब से बीपीसीएल पर भी हमारी नजर बनी हुई है और कुछ खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं बीपीसीएल से जुड़ी और विनिवेश से जुड़ी खबरें हैं। बोली लगाने वालों को हिस्सा बिक्री के बारे में मिलेगी जानकारी। तो अगर आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं तो फिर उसके बाद आपको और काफी डिटेल्स मिलेंगी। बीपीसीएल में सरकार की 700 करोड़ डॉलर की हिस्सा बिक्री की योजना आपको आती हुई दिख रही है। तो प्रिलिमिनरी डिटेल्स आ रही हैं, किस तरह से वैल्यूएशन की जा रही है कंपनी की, किस तरह से सरकार अपने स्टेक को वैल्यू कर रही है हिस्सा बिक्री में। 700 करोड़ डॉलर की बात की जा रही है यहाँ पर, जहाँ तक सरकार के आंकड़ों का सवाल है उनके हिस्से के। तो लगभग अगर आप देखें तो 52,000 करोड़ की बात हो रही है जहां तक बीपीसीएल के विनिवेश का सवाल है। अनिल जी, बड़ा फिगर आ रहा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा के हिस्से की वैल्यू लगा दी जा रही है अगर इन लेवल्स पर देखें जो ये खबरें आ रही हैं, और साथ ही अगर आप बोली लगाएंगे तो डिटेल्स मिलेगी। पर राय दें सर, वैल्यूएशन के हिसाब से एटलीस्ट पहला प्रिलिमिनरी फिगर सामने से आते हुए दिख रहा है सर। दीप, सबसे बड़ी चीज तो मई का अंत आ रहा है, मई महीने का अंत आ रहा है, और आपको याद होगा जो बड़ा 50-55 रुपए का डिविडेंड देना था बीपीसीएल को, जो उस समय मार्च में नहीं दे पाए क्योंकि कुछ कैश आना बाकी था, वो ड्यू है। वो कभी भी मई के अंत या जून में आपके लिए आ सकता है। तो पहली चीज तो ये कि एक बड़ा डिविडेंड आने की तैयारी में है ही, और आगे पीछे आएगी। वो डाइवेस्टमेंट होने के पहले सरकार को बांटना ही बांटना है, पहली चीज वो है। दूसरी चीज, बहुत लंबे समय बाद 440-442 के आसपास आकर बार बार ये स्टॉक अटकता था, बार बार लगातार। आज बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 440 ऐसी जगह, अभी 3 दिन पहले भी आपने देखा होगा 440 आया, 440 आते वापस 420-25 एकदम से ऐसे आता है जैसे मतलब कोई बेचने के लिए तैयार ही बैठा है। लेकिन आज बड़े ब्रेकआउट की तैयारी। तीसरी चीज जो खबर आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से वैल्यूएशंस को लेकर, देखिए मैं तो एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ज्यादातर लोग सब बीपीसीएल को डाइवेस्टमेंट तक ये सोचते हैं कि कौन लेगा, किस प्राइस पर लेगा। मेरा थॉट प्रोसेस अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके आगे का है, और वो ये है कि जो भी ले, जिस भी प्राइस पर ले, उसके बाद क्या, उसके बाद बीपीसीएल का प्रमोटर कौन होगा, उसके बाद बीपीसीएल का नाम क्या होगा, और उसके बाद अगले 2-3 साल में बीपीसीएल में ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी। वो अगर आपकी सोच है तो फिर बीपीसीएल इस भाव में, मतलब थ्रो अवे प्राइस में, मुफ्त में मिल रहा है, आप ये सब समझ लीजिए। रिस्क एक ही है और कोई रिस्क नहीं, रिस्क एक ही, अगर किसी भी वजह से सरकार का डाइवेस्टमेंट प्लान कहीं किसी लेवल पर आकर रुक जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, वो नहीं पता, क्योंकि डील्स में यही होता है, देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो होते होते कहाँ रुक जाए ना हो वो मुझे आपको नहीं पता, जिसको पता है नहीं वो अपना जाने। बट अदरवाइज डाइवेस्टमेंट होना है तो फिर ये स्टॉक उस प्राइस पर कभी नहीं रुकेगा जिस प्राइस पर डाइवेस्टमेंट होना है। वो डाइवेस्टमेंट के बाद जो स्टॉक की री रेटिंग होगी वो देखने लायक होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 1-2 साल के नजरिए से बिल्कुल बीपीसीएल इस भाव में भी 100% खरीद कर रखना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 3-4 महीने के लिए लीजिए, पोजिशनली ट्रेड कीजिए, और बाकी तो ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो आज ब्रेकआउट हो ही रहा है। बस एक ही रिस्क है जो हमेशा रहेगी इस स्टॉक में या किसी भी सरकारी कंपनी के साथ जो आप डाइवेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। अगर किसी वजह से डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ तो वो रिस्क तो हमेशा रहेगी, वो रिस्क आपको लेके चलनी पड़ेगी। ये रिस्क ठीक उसी तरह की है जैसे आज आप कोई भी स्टॉक खरीद कर जाते हैं, पता नहीं कल सोमवार को भगवान न करे कोई रीजन से मार्केट अचानक से गिर जाए, कोई कारण हो जाए, वैसी रिस्क ये भी है, नॉन रिस्क है। सबको पता है कि डाइवेस्टमेंट होना है, नॉन रिस्क नहीं। तो वो रिस्क अगर आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं तो ये है स्टॉक जो तगड़ा कमाल कर सकता है। बहुत लंबे समय से बीपीसीएल पर ये एक्शन आया, इस रिस्क के साथ कि हो सकता है आशु सर बुलिश ना भी हों, फिर भी पूछना तो बनता है। आशु सर, क्या कुछ वाकई में बीपीसीएल में अब वो समय आ रहा है कि खरीदारी की जाए, मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि डिविडेंड के बांटने का भी समय नजदीक आ रहा है, डाइवेस्टमेंट भी अब जोर पकड़ेगा, या आपका मानना अटकेगा? क्या कहेंगे आप?
नहीं बिल्कुल अनिल जी, प्राइस एक्शन बड़ा फेवरेबल है और मैं मतलब डिस्क्लेमर और कैवेट जरूर दे दूं, ये मेरा पिछले एक्सपायरी तक का था, जब तक मुझे लगता है कि ये ओवरबॉट है, ये स्टॉक्स जो इस एक्सपायरी में पर्टिकुलर एक्सपायरी में किस किस में अटकेंगे। तो मेरा जितना भी अगर 2-3 बार जो मैंने मेंशन किया था, इट वाज स्टिल लास्ट एक्सपायरी और वहां वो सबड्यूड रहा था। अब अनिल जी जो 430-35 का टारगेट निकल के आ गया, ये बहुत अच्छी मूव दिखाई है आज इसने और प्राइस एक्शन बहुत फेवरेबल है। और अनिल जी ऐसा है ना कि ऐसी मार्केट में, जैसे मैंने अभी एक LNT का कॉल का एग्जाम्पल आपको दिया था, जब भी एक लिमिटेड पैसा सबके पास होता है, जब भी कोई चीजें नहीं चलती ना, वो थक जाता है और उससे निकल के फिर वो मतलब जिन सेक्टर्स में ट्रैक्शन होता है फार्मा में आना चाहता है। तो मुझे लगता है जो BPCL का जो फ्रॉड था, जो एक इजी ट्रेड लगता था, सबको लगता था कि मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड होना है और एकदम आएगा और एकदम मेरा 550 में बिक जाएगा। तो मेरा मानना था, जो मेरा डिस्कनेक्ट था उस चीज से था कि इतना आसान नहीं होगा। सो आई थिंक उसके लिए अनिल जी 2 महीने हो गए हैं जो अटका हुआ है और धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो वो कम हो रहा है और प्राइस एक्शन दिखा रहा है ऊपर होने का, तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। BPCL डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड आई एम टोटली विद यू ऑन दिस नाउ। बिल्कुल, तो BPCL स्ट्रेंथ दिखा रहा है, खबरों का भी सपोर्ट आ रहा है और जैसा अनिल जी ने कहा, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, उतार चढ़ाव को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही आकर्षित प्राइस में ये मिल रहा है, जिस तरह के यहाँ पर अब डेवलपमेंट्स होने वाले हैं विनिवेश को लेकर और उसके बाद जो नए ओनर्स आएंगे। तो BPCL इस पर रखनी है नजर। बढ़िया मोमेंटम, OMCs आ रही है मोमेंटम पर, BPCL में खबरों का भी सपोर्ट आपको आते हुए दिख रहा है। आइए BPCL पर रखेंगे नजर, कुछ नतीजों का भी इंतजार है। अभी हम केमिकल स्टॉक्स की बात कर रहे थे, नवीन फ्लोरिन में है एक बड़ा ब्रेकडाउन। एक बार जानते हैं क्या चल रहा है नतीजों के लिहाज से नवीन फ्लोरिन पर, क्या एक्सपेक्टेशन है। मानसी हमारे साथ तैयार है, मानसी बताइए। देवांशी, माफ कीजिएगा, देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी बताइए, नवीन फ्लोरिन क्या है एक्सपेक्टेशंस? ओके, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है, देवांशी के साथ जुड़ने में फिर से कोशिश करते हैं, बट स्टॉक पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है। देवांशी से हम जुड़ते हैं उससे पहले नतीजे आ रहे हैं टैनफैक्ट के, और छोटी कंपनी है बट नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं। 2.5 करोड़ के मुनाफे के सामने 80 लाख का मुनाफा आया, तो मुनाफा काफी तेजी से घटकर आया है इनका। आय हालांकि बढ़कर आई है, 32 करोड़ से बढ़कर आय 39 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। तो आय में तो आपने अच्छी बढ़त देखी है, बट मुनाफे का फिगर गिर कर आया। देखना पड़ेगा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं वन टाइम इस काउंटर पर, जिसकी वजह से आप यहाँ पर गिरावट देख रहे हैं। जैन साहब के जेम्स में ये स्टॉक फीचर हो चुका है, या तो बेस क्वार्टर में एक बड़ा गेन दिखा होगा या फिर कुछ एडजस्टमेंट आते हुए दिखाएगा, जिसकी वजह से हम गिरावट इस पर देख रहे हैं मुनाफे की। पर टैनफैक्ट के नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं और 11% स्टॉक टूट भी रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहां पर और बाजार में आपको इस समय नजर रखनी पड़ेगी। जिस तरह से स्टॉक के मूवमेंट्स का सवाल है, ग्लेनमार्क की बात आशु जी कर रहे थे। बंसल जी, जरा ग्लेनमार्क पर आप भी अपनी राय दें। 600 के लेवल्स के करीब है, 4% ऊपर। अगर ट्रेड लिया हुआ है किसी ने इस हफ्ते, तो मेंटेन करनी चाहिए पोजीशन या फिर थोड़ा मुनाफा बुक करें, क्या राय देंगे? नहीं दीपांशु, इसको क्लियरली होल्ड करना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो स्टॉक को मैं और कुणाल जी काफी निचले स्तरों से रिकमेंड करते आए हैं और हमने बड़े टारगेट 650 के दिए हुए हैं। तो एक री रेटिंग का कैंडिडेट है, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करे, और करेक्शन पर अगर 578 577 के प्राइस मिलते हैं तो वो एकदम ठीक लेवल्स हैं। उन लेवल्स पर एक नई एंट्री भी ली जा सकती है। तो आप डिप आए तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। पोजिशनली तो बंसल जी को बहुत पसंद है ये काउंटर, ग्लेनमार्क पर रखनी है नजर रखते हैं वागले साहब की पिक पर, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा स्टॉक वही है जो किरण जी ने कवर किया है। BTST में कहूंगा बजाज फिंसो में करके जाए 11,280, 11,300 का करंट भाव है। आपका स्टॉप लॉस है 11,200 का होना चाहिए, 100 रुपए नीचे। और मुझे लगता है ये 11,650, 11,700 तक जाने के लिए तैयार है। अगर आप कल मॉर्निंग में आपको अभी लेके कल मॉर्निंग में बेचना है तो भी मुझे 11,480, 11,500 की मूव लगती है। 1 से 2 दिन में 11,700 तक का व्यू है।
ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व पर राय। एक और कॉल आती हुई, तो 3 एक्सपर्ट्स ने आपको बजाज फिनसर्व पर खरीदारी की राय दी है। क्लियर मैसेज है, इस स्टॉक को हाथ से जाने नहीं देना है, जिस तरह से मोमेंटम इस पर बढ़ रहा है। एंजल ब्रोकिंग पर रखिएगा नजर। कल 20% के सर्किट के बाद आज 10% के सर्किट पर ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त तेजी एंजल ब्रोकिंग के काउंटर में और बाकी जो ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं वहां पर भी बनी हुई आपको दिख रही है। रेन इंडस्ट्रीज, यहां पर बंसल जी जरा अपनी राय दें। अनिल जी ने पिछले हफ्ते इसके बारे में बात करी थी, 2000 में रेकमेंडेड भी था ये स्टॉक। अच्छी तेजी बनी हुई है, 3% का उछाल, बल्कि इसी हफ्ते अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी। रेन इंडस्ट्रीज पर क्या राय बन रही है बंसल जी? चार्ट क्या कह रही है? दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है और आज के दिनों में देखें तो आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। नीचे में 177 एक अच्छा बेस है, तो जिनके पास है 177 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टेक्निकली दीपांशु, ये स्टॉक का जो शॉर्ट टर्म टारगेट बैठता है वो 195 का है, तो 177 के स्टॉप लॉस के साथ 195 के टारगेट के लिए स्टॉक बाय एंड होल्ड है। ओके, तो ये है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज बाय एंड होल्ड। बढ़िया टारगेट्स के लिए आप यहां पर मूव कर आते हुए देख सकते हैं। अभी अभी एक ब्रेकआउट आया है। आइए इंडेक्स पर भी एक व्यू लेते हैं। आखिरी 20 मिनट बाकी हैं ट्रेड के। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीपांशु, लोअर लेवल से मार्केट में खरीदी तो वापस फिर से अच्छी आई है, रिकवरी अच्छी आई है। इनफैक्ट वो जो भी आया था प्रॉफिट बुकिंग, ये मेरा मानना है। एंड वो अनिल जी ने जो रेंज बताई थी बिल्कुल सही है, 11,900 के आसपास। बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग की एक रेंज तो बन रही है। वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर निफ्टी का क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है। बट मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि जब तक अभी मार्केट होल्ड कर रहा है, नीचे के लेवल्स 11,700 650 की जो रेंज है वो अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानना चाहिए। तो 11,800 की कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है दीपांशु, जो करीब 146 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये खरीद कर चलना चाहिए निफ्टी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी ऊपर के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 111 का। एंड ऊपर पे जो फर्स्ट टारगेट दीपांशु यहाँ पे बनकर आ रहा है, मैं जो देख रहा हूँ वो है 193 का। एंड सेकंड टारगेट बनेगा 215 का। 193 215 ये दो टारगेट्स के लिए 146 के आसपास 14,800 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीद कर चले। ये समझता हूँ मैं कि रेंज के थोड़ा नज़दीक है हम, बट देन प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ हम ब्रेकआउट हमें देखने मिले। और अगर 14,900 के ऊपर गया देन डेफिनेटली नेक्स्ट जो टारगेट बनकर आएंगे दीप, उसके ऊपर वो सीधा 15,100 के रहेंगे। सो वो लेवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए, इसलिए मैंने इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है। बिल्कुल, इन द मनी कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। निफ्टी 14,800 का कॉल खरीद कर चलें 146 के लेवल पर। अनिल जी भी अभी आपको बता ही रहे थे कि 14,800 के ऊपर अगर बाजार होल्ड करते हैं क्लोजिंग तक, तो एक बहुत ही मजबूत संकेत आपको आते हुए दिखेगा और बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिख रहा है। तो अच्छी तेजी के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं। और एक और निफ्टी के कॉल ऑप्शन पर खरीदारी की राय है जय ठक्कर की आपके लिए। BASF नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में हम आपको इस स्टॉक के बारे में सुबह बता भी रहे थे। बंसल जी 7.5% की गेन्स के साथ होल्ड कर रहा है। मुनाफा बुक करें सर या होल्ड करना चाहिए, क्योंकि नतीजों का भी सहारा मिलने वाला है, तो और मोमेंटम बरकरार रहेगा इस पे? नहीं दीपांशु, बिल्कुल भी यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि ये स्टॉक जो है अपने एक मेजर लेवल्स हम देखें तो जनवरी 2018 के हाइस को तोड़ा है इसने। आज 2432 के लेवल्स को तोड़ के उसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करे। आज सुबह किसी हमारे को पैनलिस्ट ने इसको रिकमेंड भी करा है निचले स्तरों पर, तो क्लियरली होल्ड की राय है। और करेक्शन पे दोबारा कभी 2400 के अराउंड मिलता है तो फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। बाय एंड होल्ड की राय है। ये स्टॉक भी अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छी री रेटिंग का कैंडिडेट है। ओके, तो अच्छी री रेटिंग का कैंडिडेट है, बिल्कुल बाय एंड होल्ड करके करना चाहिए। कोई परेशानी नहीं है जहां तक BASF का सवाल है। बट परेशानी दिख रही है नवीन फ्लोरिन में। अब ये SRF की वजह से यहां पर ब्रेकडाउन आया है या फिर खुद इनके नतीजे कमजोर रहेंगे, ये जानना जरूरी है। तो कुशल से जानते हैं कि क्या अनुमान लगा रहा है बाजार नवीन फ्लोरिन के नतीजों से। कुशल बताइए।
दीपांशु, एसआरएफ की वजह से ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि नंबर्स तो बेहतर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर आप देखें तो जो इनका क्रैम्स और स्पेशलिटी कारोबार है, दोनों में ही बढ़िया ग्रोथ का अनुमान हम कर चल रहे हैं। क्रैम्स में करीब 35% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स का कारोबार देखें तो वहाँ पर 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हम अनुमान करके चल रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप कंपनी की आय देखेंगे तो 276 करोड़ से बढ़कर 318 करोड़ पर रहने का अनुमान है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 25% से बढ़कर 27.3% रह सकती हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो मुनाफे पर भी आता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी आपको जो रिपोर्टेड फिगर्स दिखेंगे वो करीब 77% की गिरावट के साथ देखने को मिल सकते हैं 61 करोड़ पर ये जो है अगर आप एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे तो 43 करोड़ से बढ़कर करीब 61 करोड़ का रहने का हमारा अनुमान है। तो यानी कि लगभग मुनाफे में 40% के एडजस्टेड बेसिस पर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जो नंबर्स देखने को मिलेंगे वो तो पॉजिटिव साइड पर ही होंगे, पर आज कहीं ना कहीं नवीन फ्लोराइन काफी हेवीली अंडर प्रेशर दिख रहा है। ओके, तो नवीन फ्लोरिन आज प्रेशर में आपको आते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं इनके नतीजे कैसे रहते हैं। एसआरएफ की वजह से थोड़ा मूड माहौल पूरे स्पेस का बिगड़ा है। वागले साहब, कोई राय इस पर? क्योंकि अब तक तो बढ़िया मोमेंटम था इन स्टॉक्स में, पर आज जो ये मोमेंटम पर ब्रेक लगा है, ये और गिरावट के संकेत हैं या स्टेबलाइज करना चाहिए इन लेवल्स पर? नहीं दीपांशु, ये अगर बाउंस बैक भी आता है वो बाउंस बैक ही कहलाएगा। दोनों एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन का मोमेंटम का डेफिनेटली लॉस हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, तो बॉटम फिशिंग ना करें। मोमेंटम ब्रेक हुआ है, अब थोड़ा इसको सेटल होने दें और उसके बाद ही एक फ्रेश व्यू लेना चाहिए जहां तक नवीन फ्लोरिन का सवाल है। मोमेंटम बदलते हुए दिख रहा है जहां तक इस काउंटर की बात है। विश्वेश जी, एसबीआई लाइफ पर अपनी राय दें। आज सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, उसके बावजूद हमने देखा स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में है और 1000 के ऊपर की क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। एसबीआई लाइफ में कुछ नई मूव अब बनती हुई दिखती है? ओके, विश्वेश जी के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। हिमांशु जी, आपकी कोई राय जहां तक एसबीआई लाइफ का सवाल है? जी दीपांशु, देखिए सेटअप मैं कहूंगा कि पॉजिटिव है स्टॉक का। अच्छा 970-965 रुपए के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में आया था और उसके ऊपर यहाँ पर डिसाइसिवली वीकली क्लोज देने के लिए स्टॉक तैयार है। आज स्टॉक एक ऊपरी लेवल से जरूर थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी अपने साइकोलॉजिकल 980-990 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर स्टॉक में बना रहा जा सकता है, इवन फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। यहाँ पर पोजिशनल तौर पे 970 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट 1040-1050 तक का देखने को मिल सकता है। एसबीआई लाइफ पर यह है आपके लिए राय। अच्छा वागले साहब, जरा अदानी पोर्ट्स के चार्ट्स देखिए। आज अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 3.5% मजबूत है। क्या सोमवार के लिए खरीदारी का मौका है कुछ इसमें? अनिल जी, अगर आपको मोमेंटम पकड़ना है तो मैं कहूंगा सोमवार को ही व्यू ले ले। 787 के ऊपर जैसे ये निकलेगा, इसमें एक 30 से 40 रुपए, 830, 840, 50 रुपए की भी मूव 1 से 2 दिनों में आ सकती है। तो यहाँ पर बाय करने का थोड़ा सा रिस्क है, स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा, थोड़ा सा मूव चॉपी हो सकता है, लेकिन जैसे ही 787 के पार निकलेगा तो मोमेंटम आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। एसबीआई लाइफ अभी हिमांशु जी ने खरीदारी करने की राय दी। अदानी पोर्ट में मोमेंटम पूरा है। एसबीआई लाइफ का तो आज कार्लाइल की तरफ से जो बिकवाली भी थी, अब सोचिए बिकवाली होने के बावजूद स्टॉक इतना मजबूती के साथ बंद हो रहा है 1000 रुपए के ऊपर। खरीदने का इरादा रखते हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? आशु सर, आपकी राय लेना चाहता हूं, एसबीआई लाइफ या कोई और लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक निवेश के लिहाज से। अनिल जी, देखिए पूरा स्पेस ही पॉजिटिव है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। और ये जनरली जो आपने बोला, ये इन्वेस्टमेंट स्पेस ही है। इसमें अगर आप मोमेंटम ढूंढने जाएंगे तो अक्सर आपको कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ फ्लो मिल जाता है जिसके चलते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ग्रेजुअली आप ये देखेंगे भाव ऊपर के मिलते जाएंगे, तो ये बिल्कुल लेके रखने चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, एचडीएफसी लाइफ में सब लोग वैल्यूएशन ज़्यादा ढूंढते हैं। मुझे तो लगता है कि एसबीआई लाइफ इज स्टिल ए बेटर बेट देन एचडीएफसी लाइफ। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त
HDFC लाइफ ज्यादा बेहतर है SBI लाइफ के मुकाबले में। वैसे तो SBI लाइफ के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और दोनों ही चीजें यहां पर आप फोकस करके चलें, ये ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। नतीजे आने वाले हैं नवीन फ्लोरिन, बंधन बैंक, इनके नतीजे बाकी है। देवांशी हमारे साथ तैयार है नतीजों के अनुमान को लेकर। देवांशी, कौन से रिजल्ट्स का अनुमान है आपके पास, बताइए। सर, चोला इन्वेस्टमेंट्स, इसके भी नतीजे आने वाले हैं और आप देखिए चोला इन्वेस्टमेंट्स, इसके भी जो नतीजे हैं इस बार थोड़ा सा बेहतर ही आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन और जिस तरह से 2 व्हीलर्स के जो और साथ ही जो यूज्ड व्हीकल्स फाइनेंसिंग है उसमें इस बार अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही थी, तो चोला इन्वेस्टमेंट इसके भी नंबर्स इस बार अच्छे आ सकते हैं। जो ब्याज चाहे है वो करीब 32% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। साथ ही जो प्रोविजंस हैं वो इस बार करीब 50% से कम होते हुए दिखेंगे, तो इसी के चलते इसको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। जो मुनाफा है वो 10 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा। पिछले साल बेस भी बहुत ज्यादा कम था, तो इसके चलते हम देखेंगे कि जो मुनाफे का नंबर है वो आपको बहुत ज्यादा हाइक करता हुआ दिखेगा, 460 करोड़ के आसपास। इसके अलावा डिपॉजिट्स में काफी बढ़त होती हुई दिखी है इस बार और कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम हुए हैं, तो इसके चलते मार्जिन्स को सहारा मिलेगा इस बार। और इसके अलावा आप देखिए सारे सेगमेंट्स में इनके जो डिस्बर्समेंट्स हैं वो इस बार काफी अच्छे से बढ़ते हुए दिखेंगे, तो इसके चलते NII को भी फायदा मिलेगा। इस बार देखना होगा कि जो मांग है उसमें बढ़त किस तरह से होती हुई दिखेगी। मॉनसून अच्छा रहेगा तो आने वाले समय में जो कमेंट्री है वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसके साथ ही जो कलेक्शन ट्रेंड है उस पर भी हम फोकस करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे थे और मैनेजमेंट भी कह रहे थे कलेक्शन में सुधार देखने मिला है। जो ग्रॉस NPAs हैं वो पिछले तिमाही में करीब 3.75% के रहे हैं, नेट NPAs 2.12% रहे। अनुमान यही है कि बहुत ज़्यादा एसेट क्वालिटी में दबाव नहीं आएगा। इन ऑल अच्छे नंबर्स का अनुमान हम चोला इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से अच्छे नंबर्स की उम्मीद करके आप चल सकते हैं, रिजल्ट रहने चाहिए। चोला इन्वेस्टमेंट माफ कीजिएगा, विश्वेश जी का बड़ा फेवरेट भी रहा है। विश्वेश जी, आप चार्ट देकर तैयार रहिएगा, मैं आऊंगा आपके पास चोला के लिए। तब तक पहले एक बिगुल हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं सर। अनिल जी, कैश सेगमेंट का स्टॉक है BTST के तौर पर मुझे पसंद है। स्टॉक है CESC, 653-654 रुपए का भाव है। अनिल जी, एक अच्छा रेजिस्टेंस 640 रुपए का स्टॉक ने पार किया है। बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स आज के सेशन में देखने को मिले हैं और काफी अच्छा एक डबल बॉटम, मल्टीपल बॉटम मैं कहूंगा कि लोअर लेवल्स पे बनाने के बाद स्टॉक एक अपने रेजिस्टेंस जोन को पार कर रहा है। तो मुझे लगता है BTST के तौर पर CESC को खरीद कर जाया जा सकता है। 685 और 700 के 2 टारगेट्स यहां पर मुझे लगता है कि मंडे तक आपको देखने को मिल सकते हैं। 640 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाया जा सकता है। ओके, तो पावर स्टॉक्स पर रखनी है नजर। CESC में एक मूव आती हुई दिख रही है। टाटा पावर के नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं, वहां पर हमें रखनी है नजर। और बंसल जी, कल्पतरु पावर पर भी राय दे, क्योंकि मैं इस काउंटर को भी देख रहा था थोड़ी देर पहले। यहां पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। कल्पतरु पावर में भी कोई ट्रेड दिखता है जिस तरह से अब पावर स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है बंसल जी? दीपांशु, अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है और एक रिवर्सल देखने को मिला है। आज 2 दिन के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है और टेक्निकली अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो दीपांशु यहाँ पर डेफिनेटली एक बाइंग करनी चाहिए। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो बैठता है 372 का, एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस बैठता है। और ऊपर में अगर हम देखें तो 390, 392 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो नजर रखिए कल्पतरु पावर पर, यहां पर आप शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकते हैं। पावर स्पेस पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के। चलिए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अनिल जी, ग्लोबल मूड माहौल एकदम बना हुआ है सर। डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजारों में अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिख रही है और साथ ही हमारे बाजारों में भी एटलीस्ट निफ्टी होल्ड कर रहा है 14,800 के ऊपर, पर बैंक निफ्टी पर गिरावट आ रही है सर। 32,900 के नीचे आया है, क्या करके जाएं? खरीदारी करके जा सकते हैं दीप। 14,800 का कॉल ऑप्शन निफ्टी पर और 15,000 के 2 कॉल ऑप्शन भी बेच सकते हैं, एक भी बेच सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर खुल जाएगा, तो रिस्क फ्री है। 15,050 रुकावट की जगह है। तो अगर आप खरीदारी करके जा रहे हैं तो सामने एक या तो कॉल ऑप्शन 15,000 का जरूर बेचें या फिर 14,600 का पुट ऑप्शन खरीदकर अपनी तेजी की पोजीशन को हेज रखें। दोनों में से आपको जो समझ में आए। एग्रेसिवली करना है
तो आपको दो कॉल बेचने चाहिए। कम एग्रेसिव करना है तो एक कॉल भी बेच सकते हैं, आपकी श्रद्धा पर है। बैंक निफ्टी 32,500 का पुट ऑप्शन खरीदें, तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें, और अगर वो नहीं करना है तो आपको कॉल ऑप्शन बेचना चाहिए, लेकिन वो कॉल ऑप्शन 33,000 का नहीं बेचना चाहिए। फिर वो कॉल ऑप्शन बेचना चाहिए आपको सीधा 33,500 का, और एक नहीं पक्के तौर पर 2 बेचने चाहिए। दूर के हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी सी रिस्क दूर की लेनी पड़ती है। अगर निफ्टी में 200 पॉइंट की रिस्क ले रहे हैं तो फिर बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट की, 600-650 पॉइंट की रिस्क लेना बनता है। तो ये आपके लिए होगा, या तो 32,500 का पुट खरीदें या फिर 33,500 के 2 कॉल बेचें, तेजी की पोजीशन को बनाए रखें। ये राय है आपके लिए, लेकिन लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं इंडेक्स में, और स्टॉक्स में तो कोई दिक्कत है नहीं। स्टॉक्स में तो आपकी तेजी की पोजीशन है तो बनी ही रहनी चाहिए। जी ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अनिल जी की राय। तेजी की पोजीशन आप चाहें तो बना के मेंटेन कर सकते हैं, बस हेज करना जरूरी है, या पुट खरीद के जाएं अगर लॉन्ग पोजीशन है, या फिर स्प्रेड उसको कन्वर्ट कर लें। आइए क्लोजिंग की तरफ चलें, तो कुछ और इस हफ्ते के जो स्टॉक्स हैं थोड़ा मोमेंटम जहां पर आते हुए दिखा है वहां पर बात कर लेते हैं। मेटल्स में तो अच्छी मोमेंटम रही है, फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिखी है। आशु जी, इस हफ्ते भारतीय एयरटेल के फॉर्च्यून्स में भी थोड़ा सुधार दिखा है, 530 के लेवल से ऑलमोस्ट 570 तक आते हुए दिखा। 7% की रैली है फॉर द वीक ऑन भारती। मोमेंटम और बनते हुए देखते हैं सर। वही बात है, अब आप आगे जाने से देखेंगे कि धीरे धीरे भारत की खरीद कम हो जाएगी, बात कम हो जाएगी, जो धीरे धीरे है और जल्दी के 600 पर जाएगा। पिछली बार की तरह 600 के ऊपर जाने पे पार्टिसिपेशन कम होगी, लोगों के पास माल कम होगा और लोगों की बात भी कम होगी, क्योंकि लोग बाकी चीजों में शिफ्ट हो चुके हैं। मैंने एग्जाम्पल भी गया था और हो रहा है। ओके, आशु जी थोड़ा आपके ऑडियो से इशू आ रहा है, एक बार रिकनेक्ट करके ऑडियो को ठीक करते हैं। तब तक जल्दी से चलते हैं आशीष के पास बैन से बेनिफिट के लिए। बताएं आशीष, 3 स्टॉक्स तो ऑलरेडी बैन में आ चुके हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं अब? दीपांशु, बदलाव ये होगा कि एक स्टॉक हो सकता है कि बैन से बाहर निकल जाए। टाटा केमिकल्स यहाँ पर नजर रखनी होगी, करीब 82% के आसपास आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 82% 80% से नीचे आती स्टॉक जो है बैन से बाहर आता है, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। लेकिन स्ट्रांगली एक स्टॉक आ रहा है नेशनल एल्यूमिनियम, ये स्टॉक जरूर बैन में आएगा। इसने 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है। फिलहाल अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखेंगे तो 110% के आसपास है, तो निश्चित है कि नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को की एंट्री होगी। लेकिन टाटा केमिकल संभावना है कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। ओके, तो टाटा केमिकल्स संभावना है कि ये बैन से बाहर आ सकता है, पर उसके सामने नैल्को ये शायद आपको बैन में जाते हुए दिखे। आशीष, BHEL बना रहेगा, और सन टीवी यहाँ पर क्या अपडेट है? BHEL में देखिए फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 96% है, तो अभी तो काफी लंबे समय तक ये स्टॉक बैन में रहेगा। सन टीवी भी देखिए कि 80 के आंकड़े से काफी आगे, अभी भी करीब 90% के आसपास चल रही है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो BHEL और सन टीवी ये दोनों स्टॉक जो है बैन में बने रहेंगे। तो BHEL, सन टीवी बैन में बने रहेंगे। टाटा केमिकल्स शायद बाहर आ सकता है, पर उसके सामने पॉसिबिलिटी है कि नैल्को की आपको एंट्री होते हुए दिखेगी। यह है आपके लिए बैन से बेनिफिट। सेल फिलहाल जबरदस्त तेजी में रहा है, पर अभी तक इस सीरीज में एटलीस्ट बैन में नहीं आते हुए दिखा है। 1 हफ्ता हो गया है नई सीरीज का, देखते हैं और कैसे आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। तो चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और एक और दिन जो बिलोंग करता है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को, कैश स्टॉक्स को, और एक और दिन जो बिलोंग करता है पूरे के पूरे मेटल काउंटर्स को। निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील बता रहे हैं आपको किस तरह से मेटल की तेजी बनी है। अदानी पोर्ट्स नतीजे थोड़े कमजोर आए थे, 2 दिन स्टॉक कंसोलिडेट करा, थोड़ा गिरा, उसके बाद आज एक बढ़िया रिवर्सल। SBI लाइफ बड़ी ब्लॉक डील होती हुई देखिए आपको काउंटर में 4% इक्विटी का बदलाव हुआ, इसके बावजूद 3% की तेजी, 1000 के ऊपर ये स्टॉक बंद हो रहा है। और बजाज फिनसर्व, हिमांशु जी, वागले साहब, किरण जी, तीनों को पसंद आया है, वहां पर अच्छी तेजी। HDFC लिमिटेड अच्छे नतीजे, 2.5% ऊपर। OMCs में बड़ा उछाल, IOC, BPCL, HPCL यहां पर एक्शन, BPCL पर तो खबरों का भी सपोर्ट आपको बनते हुए दिखा है। ITC 205 के लेवल्स पर क्लोज हो रहा है, तो इस हफ्ते 5 रुपए की तेजी आपने इस काउंटर पर देखी है, 1.5% ऊपर। अनिल जी, फाइनली ITC पर भी थोड़ा मूवमेंट।
आशु सर सुन रहे हैं ना आप? आईटीसी पे भी थोड़ा मूवमेंट, वो 200 के घर से निकल गया है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, 205 वाले घर की तरफ जा रहा है। लेकिन चलिए ये मस्ती मजाक की बात है। लेकिन एक स्टॉक और है जो बड़ा एक्शन में आया, दीप, वेल्सपन इंडिया। मुझे याद तो नहीं कि कब हमने रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन लिस्ट में तो था ही हमारे, मेरे ख्याल से एसआईपी स्टॉक था। आज 12% मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है। इस स्टॉक में भी एक्शन भरपूर आता दिख रहा है, दिन के हाई पॉइंट पर आने की तैयारी में यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है आपको। बढ़िया एक्शन इस स्टॉक में भी आपको नजर आएगा, वेल्सपन इंडिया। ओके, तो स्टॉक्स हैं जबरदस्त एक्शन में, मार्केट है जबरदस्त एक्शन में, क्लोजिंग की है तैयारी। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल एक बेहतरीन क्लोजिंग के लिए बाजार होते दिख रहे हैं तैयार, 14,800 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग। और एक इंटरेस्टिंग डेटा भेजा है मुझे अरमान ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पहले तो दीप ने बता दिया है डेटा कि 79 के लेवल पर हमने रिकमेंड किया था वेल्सपन इंडिया 20 अप्रैल को, 79 से 93 यानी कि लगभग 14-15 रुपये, 95 15 रुपये यानी कि 80 पर 15 रुपये, लगभग 20% का रिटर्न आपको 20 अप्रैल से 7 मई के बीच में आता हुआ दिख रहा है। यह है वेल्सपन इंडिया और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मूव बड़ा चालू हुआ है। तो एसआईपी स्टॉक्स में एक ही सलाह होगी, आराम से, जरूरी नहीं कि जिस दिन रिकमेंड किया जाए उसी दिन आप कूद कर खरीदे, आराम से उसे ठंडा होने दे। 2-4 दिनों में, 5 दिनों में आपको मौका जरूर मिलता है। बाजार में भी करेक्शन आ सकता है, स्टॉक भी नीचे आ सकता है, तब आराम से इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लीजिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। आइए, बाजार बंद होने की तैयारी में है, 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग होती दिख रही है, 14,810 की प्रोविजनल क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग 32,887 की है और सेंसेक्स 215 अंक ऊपर बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये है आपके लिए क्लोजिंग लेवल। और क्लोजिंग के लिहाज से एक बढ़िया डेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बता रहा है अरमान, हमें बता रहे हैं कि आपको पता है, ओहो, आज अगर आशु सर भी बुलिश हुए हैं और सोमवार के लिए निफ्टी का कॉल खरीदने की राय दे रहे तो सही है। ये 2013 के बाद का मई का पहला हफ्ता अब तक का सबसे बेस्ट पहला हफ्ता है कि सिर्फ एक ही दिन नेगेटिव बंद हुआ है बाजार। नहीं तो 2014 से लेकर 2019 तक अगर आप देखेंगे, 2020 तक, तो एक से ज्यादा बार नेगेटिव क्लोजिंग आई है। हमारे यहाँ इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार नेगेटिव क्लोजिंग आई, यानी कि मई की शुरुआत में मूड माहौल थोड़ा ठीक है, चिंता की बात नहीं, ये एक अच्छा संकेत आपके लिए आता दिख रहा है। तो ये एक बढ़िया क्लोजिंग है। बंसल जी कैसे देख रहे हैं इस क्लोजिंग को? मई के पहले हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन नेगेटिव बंद हुए हम। नहीं अनिल जी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज तो अनिल जी, डाटा तो जो अभी आपने बताया है वो तो खुद मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, बट निफ्टी जो है वो इंटरेस्टिंग उसमें चल रहा है। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग अनिल जी बैंक निफ्टी लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। मतलब कि बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म चार्ट पे बैंक निफ्टी को डाला जाए तो सारी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। और जब भी ऐसा मर्जर होता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो चूंकि बायस ऊपर की तरफ है, मार्केट गिर नहीं रहा है, तो ये मान रहा हूं कि ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली निफ्टी की क्लोजिंग पॉजिटिव है। और जो डाटा भी आपने शेयर करा, ये तो अपने आप में एक रिसर्च है अनिल जी, इसके बारे में नहीं मालूम था। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन एक चीज साफ है कि हफ्ता अच्छा रहा है, खास तौर से जिस तरह से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े हमने देखे, उनको देखते हुए तो बाजार की तेजी वाकई में सरप्राइजिंग है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, सरप्राइजिंग। आइए, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन, कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहा ये हफ्ता और अगले हफ्ते कहां रहेगा एक्शन, ये है आज शाम का 4:30 बजे का खास शो, कमोडिटी मार्केट का वीकली राउंड अप। मिस मत कीजिएगा। स्पेशली गोल्ड में जिस तरह की तेजी बन रही है और 75,000 की तरफ चांदी बढ़ने की जो तैयारी कर रही है, उस पर विशेष आयोजन भी होगा। शाम 5 बजे आपके लिए आपकी खबर आपका फायदा में एक बड़ा टॉपिक हम आज लेने जा रहे हैं, और वो ये है कि एहतियात कोरोना के बाद भी। क्यों? क्योंकि कोरोना तो ठीक हो रहा है, लेकिन कोरोना ठीक होने के बाद एक स्टडी आई है ऑक्सफोर्ड की तरफ से, और वो ये कह रही है कि उसके बाद काफ़ी लोगों की डेथ जो हो रही है वो हार्ट अटैक से हो रही है। यानी कि कोरोना से तो आप ठीक हो गए, बच गए, लेकिन बाद में अचानक से अटैक आ जाता है। अटैक आने के बाद मतलब वो बहुत रिस्की वाला मामला है। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए? अगर आप कोरोना से ठीक हो गए और आप ये निश्चिंत हो जाएं कि भाई कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है, लेकिन बेफिक्र नहीं होना है, तो ये वाला शो आज शाम का आपको ये इस पर स्पेसिफिक फोकस करेगा कि कोरोना के बाद किस केसेस में अटैक आ सकता है, क्यों आ सकता है,
कैसे बचना है ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसके लक्षण क्या है। हमारे साथ जुड़ेंगे एम्स के कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर नवनीत विग, सीनियर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर अश्विनी मेहता हमारे साथ होंगे। ये बताएंगे आपको कि कोरोना के साइड इफेक्ट से अपने आप को आप कैसे रखें सुरक्षित। और रात 8 बजे की हमारी पावर पैक बुलेटिन, उसमें कुछ टॉप स्टोरीज आपके सामने रख दूं। देश में कोरोना की सुनामी तो आई हुई है, पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कई राज्यों में तो ऐसा हाल है कि हर 3 में से 1 टेस्टिंग में पॉजिटिविटी आ रही है। तो कोरोना की जंग में पॉजिटिविटी रेट बढ़ना कितना नेगेटिव है, इस पर हमारी खास रिपोर्ट और एनालिसिस। ऑक्सीजन पर डबल झटका, दिल्ली में को ऑक्सीजन के संकट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। हियरिंग के दौरान केंद्र सरकार को आज ऑक्सीजन पर डबल झटका लगा है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। और कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल और दिक्कत से दे रही है। महाराष्ट्र में करीब 1.5 लाख बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। तो बच्चों पर कोरोना भारी क्यों पड़ रहा है और घरों से बाहर निकले तो बच्चे क्यों हो रहे हैं संक्रमित, इस पर आपके लिए होगी विशेष रिपोर्ट। मासूमों पर कोरोना का कहर, ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिएगा। इस बीच में कुछ अच्छी और पॉजिटिव खबरें, कोरोना से जो जंग लड़ रहे हैं योद्धा है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन पर भी होगी। बाकी सारी खबरें जो आमतौर पर बिजनेस, राजनीति, मार्केट, खेल, दुनिया, खेल तो आजकल बंदी हो गए, IPL भी, और बाकी सब जो खबरें हैं वो होगी। तो पूरा 8 से 9 का ये आप एनालिसिस, पूरा बुलेटिन ज़रूर देखिएगा। ये है आप। अब आइए मैं आपके सामने रख दूं फाइनल क्लोजिंग। 14,823 दीप देख लीजिए, वहीं बंद हुआ है जहां की हम बात कर रहे थे। 14,823 एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुआ है। कल वाले लेवल के, कल के लेवल से सीधा एकदम 100 पॉइंट ऊपर। और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 76 पॉइंट ऊपर 32,900 के आसपास। और सेंसेक्स 250 अंक ऊपर बंद होने में रहा कामयाब। तो अंत भला तो सब बोला। फ्राइडे की क्लोजिंग बड़ी राहत देने वाली होती है, क्योंकि आपका सैटरडे और संडे बड़ा आराम से गुजरता है, स्पेशली जब कि डाउ फ्यूचर्स 30-35 पॉइंट आपको ऊपर नजर आ रहे हो। अब आपके ऊपर है कि बार बार ये झांक कर आप SGX निफ्टी देखें, तनाव ले तो आपकी मर्जी, नहीं तो सीधा सोमवार सुबह देखेगा, जो होना होगा तभी होगा। और फिर भी देखना तो जाते जाते डाउ फ्यूचर देख लीजिए, 35 पॉइंट वाला 60 पॉइंट हो गया। एंजॉय कीजिए लाइफ, आराम से वीकेंड बिताना तो घर पे ही है। मार्केट सोमवार सुबह देख लीजिएगा। आइए विदा लेने का वक्त है। आशु सर, विश्वेश जी, बंसल जी, किरण जी, वागले साहब, जय ठक्कर, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और हिमांशु गुप्ता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जय ठक्कर साहब भी हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। और आपसे मुलाकात होगी सबसे सोमवार सुबह फिर से नए हफ्ते के साथ। अगले हफ्ते है, जैसा कि बंसल जी ने कहा, छुट्टी है। बंसल जी ने कहा छुट्टी तो छुट्टी, गुरुवार की 3 दिन काम करेंगे, 1 दिन आराम करेंगे। ये है अगले हफ्ते का कार्यक्रम। सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय, हैव अ नाइस वीकेंड। धन्यवाद। मुझे दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।